नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो लेक्चर है हमारा ये है एमपीपीएससी मेंस जॉब है उसके लिए हमारी क्या रणनीति होना चाहिए, साथ साथ जो नेक्स्ट अप्रैल में आपका प्री आना है उसके लिए मेंस के साथ हम कैसे स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें, इसी विषय के ऊपर आज हमने ये लेक्चर रखा है। इसमें हम पूरा सिलेबस स्टडी करेंगे कि एक्चुअल जो है वो किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आर्टिकल को शुरू करने से पहले बहुत बुनियादी बात जो है कि एमपीपीएससी का जो एग्जाम है, मेंस का खासकर है ना, प्री और मेंस दोनों की ही बात करें, ये एक प्रबंधन वाला एग्जाम है, मैनेजमेंट वाला। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है टाइम मैनेजमेंट का। इसमें आपके ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखिएगा ना। जैसे कई बार हमको कहा जाता है ना कि आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होना चाहिए, नहीं। आपके पास चीजें व्यवहारिक रूप से जो एक किताबों में लिखी वही अगर आपको पता है तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं उसका कारण पहले हम रफली देखें। जैसे यहाँ स्क्रीन के ऊपर ये एमपीपीएससी का जस्ट अभी जो मेंस हुआ था उसका पेपर है। इसमें अगर हम देखें, एक तो 3 नंबर के क्वेश्चन टू दी पॉइंट, अगर आपको पता है तो आप अंदर हैं, पता नहीं है तो आप बाहर हैं। मतलब आप मन से, जैसे कौमुदी महोत्सव लिखा, आप मन से कुछ नहीं लिख सकते। सूत्राध्यक्ष लिखा, आप मन से कुछ नहीं लिख सकते अगर आपको नहीं पता है। तो अभी हम वो भी बात करेंगे कि आपको इन क्वेश्चंस को कैसे प्लान करना है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इससे बाहर निकल जाए और यहां से पढ़े तो हमें समझ पड़ेगा कि एमपीपीएससी का एग्जाम आपकी अप्रोच नहीं पूछता। यानी आप क्या सोचते हो उसको इससे कोई लेना देना नहीं। किताब क्या सोच रही है वो उससे लेना देना। जैसे बृहद स्नानागार पर टिप्पणी लिखो, हर किताब में मिलेगा। भारतीय संस्कृति के 3 की विवेचना कीजिए, दीवाने कोही की विवेचना कीजिए, सालबाई पर टिप्पणी लिखिए, सन्यासी विद्रोह पर टिप्पणी लिखिए, भारत सेवक मंडल क्या था, राजा बख्तावर सिंह के विषय में क्या जानते हैं, चित्रकूट क्या है। क्या इनमें से कोई ऐसा प्रश्न है जिनमें वो ये पूछ रहा है कि आपका क्या नजरिया है, आप अगर होते तो क्या करते, आपकी क्या अप्रोच है? कोई एक क्वेश्चन देखो, मंदसौर की संधि की विवेचना कीजिए, महाराजा रघुनाथ सिंह के विषय में क्या जानते, बेसिक मतलब जानते का मतलब है कि थोड़ा बहुत जो पढ़ा रखा है। अप्रोच थोड़ी पूछिए आपसे यहां पर अगर कहा जाए। ऋग्वेदिक संगठन की विवेचना कीजिए, अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए। ये फर्स्ट पेपर मैंने खोला, आप फर्स्ट पेपर की जगह कोई और पेपर खोल लें। लेकिन इसी के बगल में मैंने खोला यूपीएससी का पेपर, जो आईएएस का हुआ। अब आप इस पेपर को देखोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आईएएस और एमपीपीएससी में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर है ना, वो अप्रोच बेस्ड होता है। वो सोचता है कि आपका क्या नजरिया है। किताब तो कह रही है आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो का क्या मतलब है। जैसे कोई भी क्वेश्चन, जैसे अगर कहा जाए यहाँ पर, आज विश्व ताजे संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से जूझ रहा है। अब आपको बताना है क्यों जूझ रहा है, ये तो आपको बताना पड़ेगा, किताब थोड़ी बताएगी। फ्रियॉड कैसे बनते हैं, दुनिया के कुछ सुरमई क्षेत्रों का निर्माण करते हैं। दक्षिण पूर्व मानसून भोजपुर क्षेत्र में पुरवैया क्यों कहलाता है। इस दिशा परक मौसमी पवन प्रणाली के क्षेत्र में सांस्कृतिक लोकाचार कैसे प्रभावित होता है। ये क्या किताबें बोलेंगी? क्या आप सोचते हैं, आपसे ही पूछ रहा है ना, क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मत खोता जा रहा है डीजे कल्चर के कारण? क्या आप सोचते हैं? यहाँ पर पहले, जैसे वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि पहले विवाह जो होता था उसमें गोधुली बेला में जो है वो सब कुछ होता था। गोधुली गाय जब घर जाती थी तो अपने खुरों से जो धूल उड़ाती थी उस समय को गोधुली बेला कहा जाता है। नियम तो यह है कि पानी ग्रहण संस्कार जो है वो उस समय हो जाना चाहिए। आज रात को 12 1 2 बजे हो रहा है। वो ये पूछना चाह रहा है, आपको वहां अप्रोच लगाना पड़ेगी। कोई गाइड वाला तो लिखेगा नहीं इसको, किताब वाला तो लिखेगा नहीं। भारतीय समाज में नव युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? क्या किताब में मिलेगा? बच्चों को दुलारने की जगह मोबाइल फोन ले लेती हैं, बच्चों का सामाजिकरण इससे प्रभावित होता है। वैदिक समाज और धर्म की विशेषताएं क्या है? क्या आप सोचते हैं, यहाँ पर क्या प्रश्न कर रहा है, क्या आप सोचते हैं कि उसमें कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित है? ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए तो यहां अगर आप यूपीएससी के पेपर को ध्यान से देख पा रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आप एक सिंगल क्वेश्चन उठाओ, यहां पर अगर कहा जाए तो वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भैया तुम क्या सोच रहे हो यार, तुम्हारा भी तो कोई है। कह रहा है कि एक भारतीय महानगर में शहरीकरण गरीबी की और अधिक पृथक्करण या हाशिए पर ले जाता है। आप बताओ क्यों ले जाता है? यहाँ भारत में जातीय अस्मिता, गतिशीलता की स्थिरता दोनों ही क्यों है? इनमें से कोई भी क्वेश्चन, अभी इसी की जगह आपने ये पीएससी एमपीपीएससी का क्वेश्चन जो है वो पेपर खोल लिया, भूकंप का अधिक केंद्र क्या है। ठीक है, नीचे थोड़े बड़े पे चले गए, यहाँ पर अरल सागर को मरती लवणी झील क्यों कहा जाता है, ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, नूली नदी पे समझम चिपड़ी लिखिए, हम भारत के खनिज संरक्षण कैसे कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में हीरा खनिज परियोजना। आपका कहीं अप्रोच नहीं है इसमें।
आप कोई पेपर उठा लो, आईएएस का कोई भी पेपर, ये यूपीएससी का पेपर है, आप पेपर 2 उठा लो, पेपर 3 उठा लो, कोई भी पेपर उठा लो, वो जैसे यहां पर अगर कहा जाए, संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। अब आपको बताना है क्यों है। निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है, निशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधिक आयोग की भूमिका का आकलन। अब आपको यहाँ पर इसका वैल्यूएशन करना कि नालसा ठीक काम कर पा रहा है कि नहीं। क्या है कि हमने यार नालसा तो बना दिया फ्री लीगल एड के लिए, लेकिन नालसा एग्जैक्टली आम आदमी के जिसके लिए बनाया गया था उसके लिए वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखो, अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको ये समझ पड़ेगा कि यार ये आपसे जो है वो अगर कहा जाए बात करने की कोशिश कर रहा है आपसे। यहाँ पर अगर कहा जाए कोई भी क्वेश्चन जो है वो अगर कहा जाए, जैसे लिखा संघर्ष का विषाणु, ठीक है, एनसीओ के कामकाज को प्रभावित कर रहा है, उपरोक्त कथन की, ठीक है, आलोक में समस्याओं को कम करने हेतु भारत की भूमिका बताइए। अब आपको बताना है कि क्या हम कर रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं। क्या जो है वो भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ, यानी वेस्टर्न में जो हमारे यहाँ से लोग गए, ये यूपीएससी। और जब आप यहीं जो है वो अगर कहा जाए एमपीपीएससी पे चले गए, यहीं मैं अभी थोड़ा सा एक और एमपीपीएससी को ले जाता हूँ। अब हम यहाँ एमपीपीएससी पे चले गए, यही एमपीपीएससी पर पेपर 2 में हम चले गए। यहाँ पर ये आ गया हमारा पेपर 2, ठीक है। हम आ गए पॉलिटी के ऊपर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 5 अध्याय लिखिए, ठीक है। यानी आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या है, कुछ है क्या अप्रोच, नहीं है। 3 नंबर के छोड़ो, चलो बड़े पे आ जाओ। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक वितर्क टिप्पणी स्पष्ट कीजिए। भारतीय संघवाद की ओर जो है प्रतिस्पर्धात्मक अग्रसर हो रहा है, टिप्पणी लिखिए। भारतीय राजनीति में राजनीतिकरण जो है अगर कहा जाए, ये सब कॉलेज की बुकों के अंदर टॉपिक है। आप कोई भी एक टॉपिक सर्च करोगे तो कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि इसमें आपके विचारों का जो है वो के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है, किताब में जो लिखा है उसी को बताना है। तो ये एक अपने दिमाग से पहले आप सब निकाल दें कि एमपीपीएससी अगर कहा जाए कि बहुत हाईली अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो नहीं पूछता, वो सीधे 1 लाइन क्वेश्चन पूछता है। आपकी विचारधारा को ज्यादा नहीं, किताब किताब की विचारधारा को ज्यादा समाहित करता है। अब दूसरा जो सबसे कठिन हिस्सा है एमपीपीएससी का, वो समझे। एमपीपीएससी को मैंने मैनेजमेंट क्यों कहा, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो लेवल बहुत हाई नहीं है, बहुत सिंपल लेवल है, आसानी से आप पकड़ सकते हो। बट प्रॉब्लम है कि वो इतना ज्यादा लेंदी बना दिया, इतना ज्यादा लेंदी, 300 नंबर के पेपर को इतना बड़ा बना दिया कि बच्चा जिसने मेंस दिया होगा वो टिप्पणी कर सकता है नीचे, कि आखिरी में कॉपी छीनने की स्थिति आ जाती, लेकिन पेपर पूरा करने का मौका नहीं मिलता। हाँ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स पेपर में आपको समय मिल जाएगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो सामने वाला बोलेगा स्टॉप राइटिंग स्टॉप राइटिंग, तब भी आपका मन करेगा मैं लिख लूं लिख लूं लिख लूं, मेरा एक क्वेश्चन तो छूट ही गया। यानी अगर आपने शब्दों में समन्वय स्थापित नहीं किया, लिमिट तय नहीं करी, भावनाओं में बह गए, तो आपका एमपीपीएससी का मेंस जो है वो आपके हाथ से चला जाएगा, ये ध्यान रखना। दूसरा, एमपीपीएससी के मेंस की एक और जो बड़ी प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट क्यों बोल रहा हूँ। मैनेजमेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि यूपीएससी का पेपर एमपीपीएससी सरल है, देखा जाए यूपीएससी का मेंस एमपीपीएससी सरल, क्योंकि वो आपकी विचारधारा को पूछ रहा है, आप अपनी विचारधारा पे लिखना शुरू कर दोगे। यहाँ जो है वो आपकी विचारधारा नहीं है। यहाँ पर अगर कहा जैसे नव लोक प्रशासन, नव जो है लोक प्रबंधन से, अब आपको इस पे आपको पब्लिकेट की बुक ही पढ़ना पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या होता है। इसमें आप सोचो कि मैं मन से कुछ लिख दूं, क्या मैं मन से लिख दूं, नहीं लिख सकते। लेकिन इसी की जगह अभी आपने यूपीएससी का जो है वो ये प्रश्न सामने देखा, भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नहीं ऊंचाई है, तो आज आपको लगा हाँ यार, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में हमारे लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो आपने 2 4 नाम आपके दिमाग में एकदम आ जाएंगे। हाँ यार, ये फलाना आदमी जो है वो अमेरिका में रहता है, इंडियन है। आज इंडिया, आज सुंदर पिचई ने तो क्या जो है वो अगर कहा जाए कि झंडे गाड़ रखे हैं, पूरा दुनिया जानती है कि यार गूगल जो है वो हमारा एक इंडियन चला रहा है। यहाँ पर आज जिस जो है वो अगर कहा जाए यूट्यूब के आप जो के ऊपर आप मुझे देख रहे हैं, आपको तो ये भी मालूम होगा कि ये जो यूट्यूब है, इसको भी चलाने वाला तो जो है वो अगर कहा जाए एक इंडियन ही इस समय। यही नाम अगर वहां आपको आ गए, वहां पर केवल नाम आपको याद आ गया कि अच्छा हाँ यार, सुंदर पिचई जो है, नील मोहन है, अभी यूट्यूब के सीईओ नील मोहन है, आपने लिख दिया कि भारतीय जो है वो बड़े झंडे गड़ा रहे हैं, नील मोहन अभी यूट्यूब के सीईओ के रूप में जो है वो जाना जा रहा है। ठीक है, जहां पर अगर कहा जाए वर्ल्ड बैंक में जो है वो हेड हमारे हैं, ठीक है, आईएमएफ में हमारे लोग हैं। यानी आप इनको भी जो है वो अगर कहा जाए बता सकते हो, लेकिन यहां आप क्या बताओगे? ठीक है, ये परिबद्ध तार्किकता क्या है, बता पाओगे मन से? दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद खुद बता पाओगे? जब तक पढ़ा नहीं होगा नहीं बता पाओगे।
तो एक तो ये प्रॉब्लम मेंस में ये रहेगी कि आपका अगर कंटेंट पे पकड़ नहीं है, मतलब आपने अगर टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो आपको उलझन पैदा होगी एग्जाम में। क्यों होगी ये समझो। एमपीपीएससी का जो मेंस है, उसमें एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी टाइम मैनेजमेंट की, का क्या मतलब है कि आपके सामने एक प्रश्न आया है ना। अब आप समझिए इसको, अपन यहाँ पर एक रफ प्रैक्टिकल में जो है वो अगर कहा जाए करते हैं। यहाँ पर अपन ने टाइप किया ये स्टॉप वॉच ऑनलाइन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, है ना। अब एक प्रश्न आया, या यहां से अपन ने एक सपोज मान के चलिए एमपीपीएससी का ये प्रश्न उठा लिया, ये यहाँ पर है ना। अब प्रश्न यहाँ जैसे सपोज मान के चलिए छोटे क्वेश्चन पे ले लिया, ये ये जैसे यहां पर ले लिया पहले पेपर से शुरू करते तो पहले ही पेपर दिखाते हैं आपको, है ना। अब ये पहला पेपर है, आपको खुद समझ पड़ेगा। पहला पेपर में पहला क्वेश्चन है, कोमुदी महोत्सव के ऊपर टिप्पणी लिखी है ना। अब आपने क्या पढ़ा, कोमुदी महोत्सव के ऊपर टिप्पणी लिखी। अब आप वहां पर आपका पेन रुका हुआ है, ये पेन है ना आपका रुका हुआ है। कोमुदी महोत्सव कहाँ तो सुना है यार, कुछ तो है कोमुदी महोत्सव, क्या है क्या है, कहीं पढ़ा ही नहीं आज तक कोमुदी महोत्सव। ऐसे दिमाग लगा रहे हो, ठीक है यार अगले पे आ जाओ। देखो ध्यान से, तुमने अपने 16 सेकंड बर्बाद कर दिए। यही 16 सेकंड आखिरी क्वेश्चन में जाके जो है वो जहर बन जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन का टाइम उधर कंज्यूम हो जाता है। इसका क्या मीनिंग हुआ, ये जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपको प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम तो आपके लिए घातक है। प्लस अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर सोचने में समय लग रहा है कि मैं कितनी देर में उसको अप्रोच पे लेकर आऊं, रिजल्ट में लेकर आऊं, तब भी आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस होगी। ये भी याद रखिएगा। तीसरी एक और प्रॉब्लम है जो अब नई जो है वो, अगर हम एमपीपीएससी के किसी भी पेपर को देखें अब प्रॉब्लम क्या है, 3 नंबर में तो चलो ठीक है, आपको समझ पड़ रहा है कि जगह पर्याप्त है, आपने जो है वो लिख दिया जो भी। आप जैसे ही जब यहां पर 3 नंबर से आगे पहुंचे, यानी 5 नंबर पे, अब बृहद स्नानागार पे टिप्पणी लिखना आपको, ये मतलब इतने शब्द इतनी लाइन है या 8-10 लाइन, इस लाइन में पूरा सब कुछ जो है वो समाहित करना है कि भाई हड़प्पा क्या था, हड़प्पा में जैसे ग्रेड क्या थे, ग्रेड कहाँ ज्यादा मिले, मोहनजोदाड़ो में मिले तो कहाँ मिले, वो क्या आकार के थे, उनका डायग्राम अगर आप बना सकते हो, उनमें ब्रिक्स कैसी लगी हुई थी, पके हुए ईंटों का प्रयोग उसमें कैसे किया गया, ये सब दिमाग में अगर आपने एक जगह कलेक्ट किया तो आप इतनी जगह पे जा पाओगे। नहीं तो क्या हुआ, आपने लिखना शुरू करा, और लिखते 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 जब आप यहां पहुंचे तो आपको आखिरी जो 1-2 लाइन बची, तब पता चला अरे यार मैं ग्रेड बात में तो ये लिख सकता था कि उसमें ब्रिक्स ऐसे लगती थी, और वो जो है वो सिटिडल के आसपास ही होते थे, लोअर टाउन में तो होते ही नहीं थे। यानी जो हड़प्पन टाउन्स थे वो दो हिस्सों में होते थे, अपर टाउन लोअर टाउन। अपर टाउन जो है वो सिटिडल से लगा होता था, तो सिटिडल मतलब दुर्ग, जैसे आज के किले होते हैं वैसे। तो अब वहां दिमाग, अरे यार मैं ये तो लिख ही नहीं पाया, और मैं ये भी नहीं लिख पाया, और ना मैं उसका डायग्राम बना पाया। अब मन मार के आप अगले क्वेश्चन पे आ गए, यानी आपने खूब मेहनत करी, लेकिन जो है वो अगर कहा जाए उसके अंदर जो उसका सार था, जब वो लिखने का मौका आया तो आपका समय निकल गया। क्यों? क्योंकि हमने एकेडमिक कैसा पढ़ा है, स्कूल कॉलेज में हमने बड़े बड़े दे फर्रे जो है वो अगर कहा जाए, कॉलेजों में देखो मैडम 2 सप्लीमेंट्री दे दो, मैडम 3 सप्लीमेंट्री दे दो, 6-6 पेज लिखने की आदत है हमको। हमको 50 शब्द की आदत है क्या? नहीं है ना। वो 50 शब्द की आदत अभी लाना पड़ेगी, और वो कैसे आएगी? वो किताबों को पढ़ने से नहीं आएगी, वो आपको किताबों को पढ़ने के साथ साथ, गाइडों को पढ़ने के साथ साथ अपने छोटे छोटे नोट्स बनाने से आएगी। आज अगर आप हड़प्पा की टाउन प्लानिंग लिख रहे हैं तो टाउन प्लानिंग के डायग्राम आप बना के रख लें, उनके छोटे छोटे से नोट्स जो है वो तैयार करके रख लें, उनके की पॉइंट्स तैयार करके रख लें, तब जो है वो कहीं आप जो है वो सेलेक्ट हो गए। जैसे इसको एक सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन समझने की कोशिश करें, मान के चलो तुम्हारे घर में खीर बनी, बहुत ही ज्यादा उसमें दूध का प्रयोग किया गया, मावे का प्रयोग किया गया, सबसे महंगे चावल, उन्होंने कहा साहब 300 रुपए किलो वाले चावल डालेंगे, डाले। जब कोई खीर खा रहा होगा ना, वो फील नहीं करेगा। वो फील कब करेगा कि उसमें काजू किशमिश बादाम पिस्ता है कि नहीं है, जब वो उसके मुंह में आएगा। हाँ ओके गा यार, वो आप पूछोगे खीर अच्छी बनी। अब आपने दूध में 500 रुपए किलो का चावल उबाल लिया और कहा खीर अच्छी बनी, पर कटोरी की कास्ट आ गई आपकी 100 रुपए। आदमी कहा हाँ ठीक है, वो यही बोलेगा। आप खुद अपने आप से दो, हाँ ठीक है। आप किसी चीज को कैसे वैल्यूएट कर रहे हैं? उसके अंदर जो बादाम पिस्ता काजू आ रहे हैं ना, उससे आप कह रहे हो हाँ यार दम है यार, यहाँ पर अगर कहा जाए खीर में, है ना। जैसे वो बिस्किट भी जो सस्ते 5 रुपए वाले और 10 रुपए वाले में अंतर इतना ही होता है कि वो एक छोटा सा उसमें काजू का टुकड़ा डाल देते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ अच्छा महंगा चीज खा रहे हैं हम। सेम कहानी है। वो जो काजू किशमिश पिस्ता बादाम है वो है आंकड़े, ठीक है, वो है छोटी छोटी सी मसाले, जो आप अपने आर्टिकल में डालोगे तो आपका आर्टिकल जो है वो रिच हो जाएगा।
जब भी आप लिखोगे उसके अंदर अगर आपने उसको लिखना है तो आपको रिचनेस लाने के लिए उसमें कुछ जो है वो फैक्ट एंड फिगर डालने पड़ेंगे, जो पढ़ने वाले को लगे हाँ यार बच्चे के पास व्यवहारिक ज्ञान, कथा नहीं सुना रहा केवल। जो बच्चा केवल कथा सुना रहा है कि लिख दिया ये और ये हो गया, भारतीय ऋण की विवेचना कर दी, कथा केवल जो सुनाएगा वो कथा जैसे ही नंबर पाएगा। यानी एवरेज उनने कहा अच्छा ठीक है ये लिखा दीवाने कोई। अब किसी ने लिखा कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान जो है वो दीवाने कोई नाम का एक जो है नया जो है वो पद सृजित किया गया, ठीक है, इसका काम जो है वो कृषि से संबंधित जो है वो ये देख रेख होती थी, ये वो सब करके लिख दिया उसने, पढ़ा हाँ, हमने कहा सबने ये लिखा, 3 नंबर देके आगे बढ़ गए। लेकिन जिस बच्चे ने इसमें कहा कि हाँ साहब ये तकावी लोन भी दे रहा था, ठीक है, कि भाई जो है लोन चाहिए थे कृषकों को, तो उस समय तकावी नाम का एक लोन भी इंट्रोड्यूस करा, जिसने ये लिखा कि हाँ साहब जो है वो अगर कहा जाए कि जो दीवाने को ही था उसको लाते समय जब डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूट किया गया तो एक अकाल संहिता यानी फेमाइन कोड भी बनाया गया। क्यों? क्योंकि इसका कारण ही था कि गंगा यमुना के दोआब में जब जो है वो अगर कहा जाए टैक्स की वृद्धि हुई, तो उसके बाद जो है वो अगर कहा जाए कि वहां अकाल पड़ा और अकाल के बाद की स्थितियों के लिए अपने दीवाने को ही लाए। अगर आपने जो है अगर कहा जाए मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो मतलब लिखा, एक बच्चा होगा जो केवल दीवाने कोही की जब स्टोरी लिखे, क्योंकि इस क्लास में हर एक बच्चे को जो है वो ये मालूम है कि यार दीवाने कोही नाम का डिपार्टमेंट मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जो है अगर कहा जाए देन था, ये ऑलमोस्ट जो है अगर कहा जाए सबको मालूम है। ये तो सबने लिखा, अब इसके अंदर मैं कहूं कि मसाला डालो आप, यानी किसी से मैंने कहा कि आप मसाला डालो, अब आप कहोगे ये मसाला क्या है? तो मसाले का मतलब है कि अगर मैं वहां ये लिख रहा था, मतलब आप इसको समझो नंबर कैसे पकड़ में आते हैं। मतलब कॉपी चेक करने वाले को आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि सर समय कम है, मैं ज्यादा बात नहीं, लेकिन मेरे पास ज्ञान है, तो आप मेरे को नंबर देते समय इस बात का ध्यान रखना कि मेरे पास ज्ञान है, क्योंकि आपकी कॉपी में आपके शब्द ही उस तक आपके ज्ञान को परिभाषित करेंगे, आप खुद तो जाके नहीं बैठे। तो टेक्निकली अगर हमने मोहम्मद जैसे अगर मान के चलिए यहीं पे है कि मैंने मोहम्मद बिन तुगलक लिख दिया है ना, यहां पर मैंने लिख दिया ये मोहम्मद बिन तुगलक है ना, मैंने बेसिक लिख दिया, अब आप पूरा लिख लेना। एक बच्चा होगा जो केवल लिखेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल है दीवान को, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक लिखेगा और अगर उसने कोष्टक में लिख लिया 1325, ठीक है, टू 1351 AD, ये उसने लिख दिया, दूसरे बच्चे ने ये लिख दिया, तो जो कॉपी चेक करेगा वो ये समझेगा कि यार इसको ये भी मालूम है कि मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक सुल्तान रहा, ये इसको मालूम है। तो उसके जो 3 नंबर के ऊपर जो उंगली चलने वाली थी वो चल के 4 पर होगी, 4 पर चलने वाली थी तो 4 की जगह 5 पे होगी। यानी आपका एक नंबर आपके केवल कुछ छोटे से मसाले, जैसे कहते हैं ना कि आपने खाना तो बहुत अच्छा बनाया लेकिन गरम मसालों से उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, वो अगर आपने बना लिया जैसे कि हम ये कहते थे कि बिरयानी खाते थे पहले, तो बिरयानी में अगर आपने थोड़ा सा जो है अगर कहा जाए केसर छिड़क दिया, वो पीला पीला देखते का होगा आपने, तो लगता था अरे यार जो है जाफरानी बिरयानी है, जो ठीक है, तो जाफरान महंगा है, लेकिन आपने हल्का सा भी अगर कहा जाए कुछ दूसरा उसी की तरह डाल दिया तो लोगों को लगा कि हाँ यार ये जाफरानी बिरयानी, तो उससे उसकी कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। जहां वहां कीमत बढ़ रही है, यहाँ जो है वो अगर कहा जाए आपका जो है वो नंबर बढ़ रहा है। तो नंबर किसी भी चीज में ऐसे बढ़ते हैं कि आप ये प्रूफ करो, जैसे आपने ये क्वेश्चन मोहम्मद, अगर आप इब्न बतूता का उल्लेख करते हुए लिख दो कि साहब इब्न बतूता ने भी जो है वो किताबुल रहला में जो है वो इस बात का उल्लेख किया उसके, क्योंकि इसके शासनकाल में जो है वो रहा, तो आप ये जो है वो लिख सकते हो। बर्नी के बारे में लिख सकते हो कि बर्नी ने जब तारीख फिरोज शाही लिखी थी तो उसमें भी उसने जो है वो अगर कहा जाए मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों के बारे में जो है लिखा, आप देखिए कभी अगर कहा मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है वो अगर कहा जाए बड़ा जो है वो अगर कहा जाए बर्नी ने बहुत कुछ उसके शासनकाल का उल्लेख किया है यहाँ पर। तो ये अगर लिख दिया जाए तो कॉपी चेक करने वाले को थोड़ा सा एक इंप्रेशन आ जाता है कि यार मतलब बंदे में है नॉलेज, यानी जो बंदा है उसने जो है अगर कहा जाए यहाँ पर ये किया। दूसरा कि जब आप क्वेश्चन पेपर को वहां जब लिखोगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि भाई आप मध्य प्रदेश पीएससी का पेपर दे रहे हो, तो मध्य प्रदेश पीएससी का जो पेपर है उसमें एक चीज बेसिक सी, जैसे अगर कहा जाए नीचे लिखा है सालवाई की संधि, इसी से अपन इस बात को समझ लेते हैं। अब सालवाई की संधि के ऊपर टिप्पणी लेना, सालवाई आपको मालूम है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, अब सालवाई की संधि पर एक एक बच्चा होगा जो कथा लिखेगा, दूसरा उसमें 4-5 चीजें लिखेगा। पहला कि साहब ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के समय हुई, ठीक है। तीसरा देखो अभी देखो, पहले तो मैं आपको दो तरह के स्टूडेंटों में क्लासिफिकेशन कर रहा हूं कि आप कौन से हो यहां पर।
एक लिखेगा कि ये फर्स्ट, यानी यहां पर मैंने लिख दिया प्रथम मराठा युद्ध, ठीक है, एंग्लो मराठा कर देना, आंग्ल मराठा, इसके समय भी ये एक ने जो है वो लिख दिया। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए, दूसरे को ये मालूम था कि ये 1782 में हुई, तीसरे को ये मालूम था कि इस समय जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो अगर कहा जाए गवर्नर जनरल की पोस्ट पे था, ये एक बच्चा लिखा है। दूसरा, अब इसका इसका जो जोड़ीदार बच्चा है वो क्या है, जोड़ीदार बच्चा जो है लिखेगा यहाँ प्रथम, जब वो आंग्ल मराठा वॉर लिखेगा, एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर लिखेगा, वो कोष्टक में लिखेगा 1775 टू 1782, उसका इंप्रेशन बढ़ गया। ठीक है, कि भाई जो अब जो है अगर कहा जाए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 में स्टार्ट हुआ, 1782 में ये खत्म हुआ। दूसरा बच्चा सालबाई की संधि लिखेगा तो वो 17 मई 1782 उसकी डेट डालेगा कि 17 मई 1782 को जो है अगर कहा जाए सालबाई की संधि के साथ जो है वो एंग्लो मराठा जो है वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है वो खत्म हो गया। तीसरा बच्चा जो है अगर कहा जाए कि उसमें कुछ मराठों का भी उल्लेख करेगा। ठीक है, अब महाराठों का उल्लेख मैंने क्या बोला कि भाई आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आप एमपी का एग्जाम दे रहे हो, तो जैसे अगर फर्स्ट अगर कहा जाए एंग्लो मराठा वॉर जो था और टिटी ऑफ सालवाई में, अगर एमपी से कोई सबसे ज्यादा अगर कहा जाए बड़ा जो रोल प्ले किया था जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था महादजी सिंधे या महादजी सिंधिया। ठीक है, ये अंग्रेजों के साथ महादजी सिंधिया की पहली जो है वो टिटी जो है वो मानी जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा ये, मतलब कभी कोई पूछे तो ये आप याद रख सकते। तो आप अगर कहा जाए आपको याद नहीं आ रहा कि महाजी शिंदे ने क्या किया, तब कम से कम आप इतना ही अगर आपको याद है कि महाजी शिंदे के कारण के समय ये टिटी हुई थी, और फिर ये जब टिटी के रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाए तो फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आपने इतना लिख दिया तो उसको ये लगा कि यार इस बंदे को ये मालूम है कि एंग्लो मराठा वॉर हुए, उनके रिजल्ट्स आए, उनके रिजल्ट्स के परिणाम स्वरूप ये टिटी हुई, इसमें ग्वालियर के जो है वो अगर कहा जाए सिंधियाओं का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था, ये अगर लिख दिया तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो हर एक पेपर में इस बात का जो है वो ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं, यानी ये तो मैंने एक आउटलाइन बनवा दी कि अगर आपने टू दी पॉइंट अपने खुद के नोट्स बनाने पे आज से काम नहीं किया और केवल स्क्रीनशॉट लेते चले गए, क्या ये तो मेरे मोबाइल में है, तो आप अपने आप से जो है वो अगर कहा जाए धोखा कर रहे हैं, ये याद रखें। ठीक है, आपको खुद की अप्रोच पे काम करना सीखना पड़ेगा, तभी आप दूसरों से आगे निकल पाओगे, और वहां आपको प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि आपको प्री के लिए भी अच्छा कंटेंट तैयार हो जाएगा, है ना। क्योंकि प्री में ये आएगा कि साल भाई की संधि किस साल साइन हुई, है ना। तो हो सकता है कि वो 15 मई, 16 मई, 17 मई, 18 मई लिख दे, क्या करोगे आप। एक बार क्वेश्चन आया था जो है वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की डेट, एग्जैक्ट डेट पूछ ली, क्या करोगे आप यहाँ पर। तो ये एक बुनियादी बात है। अब कहानी है कि हम थोड़ा सा सिलेबस को, अभी पूरा पेपर तो नहीं पढ़ता पाएंगे कि पाँच छः के पीछे हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक दो पेपर को अभी ले, फिर इसका एक और पार्ट बना देंगे कि भाई क्या आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए, उसमें सेकंड पार्ट में अपन और बात करेंगे। सबसे पहले जैसे अपन हिस्ट्री से ले लेना, हिस्ट्री और कल्चर। अब आपको दिख रहा है जैसे यूनिट 1 और यूनिट 2, भारत की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, हड़प्पा से 10वीं शताब्दी। इसमें जो पहला सबसे कॉमन काम है कि अब जितनी भी डायनेस्टीज हैं भारत में, जितनी भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, उन डायनेस्टी के फर्स्ट एंड लास्ट रूलर, पहले और आखिरी राजा के नाम, उनकी कम से कम कोई एक अचीवमेंट, कोई एक अचीवमेंट, और उनका अगर कोई और नाम है तो वो आपके जहन में जो है वो होना चाहिए या आपकी कॉपी में होना चाहिए। प्लस कुएं के मेंढक की तरह काम नहीं करना है इस एग्जाम में। कुएं के मेंढक का मतलब क्या है, ऐसे समझो जैसे भारत के इतिहास में अगर हम राजा महाराजाओं की बात करते हैं, तो राजा महाराजाओं की कहानी हमको सुनाई देती है मगध से, हर्यंक डायनेस्टी से। पर बहुत कम लोगों को पता है कि हर्यंक डायनेस्टी के पहले भी एक बृहद्रथ नाम की डायनेस्टी थी, और इस बृहद्रथ डायनेस्टी का जो आखिरी राजा था उसका नाम था रिपुंजय। यहाँ पर तो हम अगर मान के चलिए केवल अपने आर्टिकल को वहीं तक संतुलित रखें कि जहां सब चल रहे हैं, तो आपको वो जो यूनिक क्वेश्चन आते हैं ना, जो कौमुदी महोत्सव जैसे क्वेश्चन, वो आपको नहीं पकड़ाएंगे। तो जैसे मान के चलिए अगर आपको यहां पर आ गया रिपुंजय, ये लिख दिया मैंने रिपुंजय, तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि रिपुंजय बृहदत्त डायनेस्टी का अंतिम राजा था। इसकी हत्या जो है वो इसके अमात्य ने की थी। ठीक है, उसका जो अमात्य या मिनिस्टर था उसका नाम था पुलिक, इसको इसका मर्डर किया था पुलिक ने। और पुलिक ने इसका मर्डर करने के बाद अपने लड़के, ठीक है, प्रधोत को राजा बना दिया।
और प्रधोत डायनेस्टी खड़ी हो गई यहां पर। तो अभी अगर हम एक नॉर्मल गाइड को पढ़ते हैं, नॉर्मल किताब को पढ़ते हैं, तो मगध एम्पायर या महाजनपद पीरियड या 16 महाजनपद की कहानी हमको हर्यंक डायनेस्टी से शुरू मिलती है। हम वहां पर कभी भी बृहद्रथ डायनेस्टी का उल्लेख नहीं पाते, हम वहां कभी भी पुलिक का उल्लेख नहीं पाते, हम वहां कभी भी रिपुंजय का उल्लेख नहीं पाते। हाँ, हम प्रधोत डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं कि चंड प्रधोत नाम के राजा ने प्रधोत डायनेस्टी खड़ी करी, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसको खड़ा करने में उसके पिता का कंट्रीब्यूशन था। और वो चूंकि हमारे यहीं का था, उज्जैन और उसके आसपास का ही था। तो एक तो ये है कि हर प्रश्न को, ये जो जितना भी सिलेबस है, इसको पढ़ते समय एक जहन में ये जगह जरूर रखना कि आप एमपी का एग्जाम दे रहे हो तो एमपी को भूलना नहीं है अपने। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए एमपी को दिमाग के अंदर रखते हुए जो है चलना है, तो ये एक इस तरह से चीजों को आसपास से भी ढूंढने की आदत डालना पड़ेगी। दूसरा, कि जैसे ही आप जब लिखना शुरू करोगे, ठीक है, मतलब कॉपी के अंदर जब छोटे छोटे नोट्स बनाओगे, 3 नंबर ही आपका 5 और 11 नंबर की व्याख्या तक ले जाता है, 3 ही। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ये समझ लो। जैसे मान के चलिए, इसको अपन देखें कि आपको जो सबसे ज्यादा नंबर कटेंगे वो कहाँ कटेंगे, वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज मान के चलिए हमने ये पहला पेपर लिया, अब दिमाग लगाइएगा, आप खुद देखिएगा, अपने आप से प्रश्न कीजिएगा, क्या आप में से किसी को 1 साल पहले तक संवाद कौमुदी महोत्सव पता था? क्या आप जो है वो श्रीहर्ष श्रीयक एकदम से लिख सकते थे? क्या आप ख्वाजा तासा लिख सकते थे? ठीक है। क्या आप जो है वो अमीनी आयोग लिख सकते थे? क्या आप बकश्ता लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे। यानी आपके ये 3 3 नंबर के क्वेश्चन क्या हो गए, फ्री ऑफ कॉस्ट खराब हो गए। अगर मान के चलिए एक पेपर के अंदर 30 क्वेश्चन है 3 नंबर के, और उनकी टोटल वेटेज है 90 नंबर की, आपके अगर 10 क्वेश्चन ही खराब हो गए तो 30 नंबर तो यही चलेगा, और 10 क्वेश्चन आपने और अच्छे कर लिए तो 30 नंबर आपके आ गए। क्योंकि 5 और 11 नंबर के क्वेश्चन कोई भी हो, आप मन से कुछ ना कुछ उनके ऊपर लिख सकते हैं, पर 3 नंबर में कुछ नहीं लिख सकते। जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है ना, अगर मैंने आपसे ये कहा कि जो है वो वाकास्ता जो है वो अगर कहा जाए क्या है, आपको नहीं मालूम तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते। लेकिन अगर मैं बड़े क्वेश्चन में चला जाऊं, बड़े क्वेश्चन के अंदर है ना, जैसे सपोज मैं सीधे यहां से चला गया 11 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर, अब यहां में आ गया 11 नंबर, ऋग्वेदिक राजनीतिक, कुछ तो लिख दोगे कि ऋग्वेद में सबसे ऊपर जो है अगर जन होता था, जन के नीचे विष होता था, ठीक है, वृक्ष के नीचे ग्राम होता था, ग्राम के नीचे कुल होता था, कुल का मुखिया कुलाधिपति कहलाता था, ग्राम का ग्रामिक, विश्व का विश्वपति, ठीक है, जन का राजन कहलाता था। 3 इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे थे, सभा समिति विदत, एक रिपब्लिकन सिस्टम के ऊपर काम हो रहा था। मन से कुछ तो पता ही याद ही आ जाएगा, अशोक का धम्म, सबको कुछ ना कुछ तो याद ही आ जाएगा कि कैसे उसने कलिंग वॉर के बाद जो है वो धम्म नीति को अपनाया। ठीक है, उसके 13वें शिलालेख में कैसे जो है वो धम्म का उल्लेख मिलता है, धम्म के तहत कैसे उसने अभिलेख लिखवाए, मध्य प्रदेश के अंदर 2 4 5 अभिलेख लिख दो, सारू मारू की गुफा में मिला हुआ, ठीक है, सांची में लिखा मिला हुआ, ये दतिया के पास गुर्जरा में, ये कटनी जबलपुर के बीच में जो है वो रूपनाथ इंस्क्रिप्शन। कुछ तो लिख सकते हो ना, कुछ तो लिख सकते हो यहां पर अगर कहा जाए। तो ये जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, गुरु नानक देव से 10 गुरु में से 5 थे तो याद ही होंगे, कुछ तो याद होगा, शिवाजी के बारे में कुछ तो पता ही होगा, अष्ट प्रधान जो है अगर कहा जाए, ठीक है, और वो पता ही होगा ना यहाँ पर। तो टेक्निकली अब हमारा दिमाग वहां चलेगा ना, कुछ तो चलेगा। लेकिन अगर हम यहीं पर 3 नंबर वाले क्वेश्चन में चले जाएं, है ना, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कैसे, जैसे अभी हम इसी पेपर का पार्ट 2 ले लेते हैं, ज्योग्राफी वाला। आप खुद जो है वो ये यहां से मैं चला गया यहाँ, अब यह पार्ट 2 पे चले गया। अब आप दिमाग लगाओ, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं, खुद आप समझ पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में, चलो ये तो पता है, ठीक है, भूकंप का अधिक केंद्र क्या है ये भी पता है, यानी ये तो आपको पता है। लेकिन बराक नदी किन राज्यों से की प्रमुख नदी, अब दिमाग खराब हो गया, कौन से राज्य लिखूं, मन से तुक्का मारूं तो क्या मारूं, कोई तुक्का जो है वो मार सकते हो क्या? जहां तुक्का जो है अगर कहा जाए की बात है, वहीं तुक्का मार सकते हो। जहां तुक्के की जरूरत नहीं वहां तो तुक्का जो है वो मार ही नहीं सकते। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप इन पेपरों में तुक्का जो है वो नहीं मार सकते, कुछ चीजें जो है वो अगर कहा जाए। और हर पेपर के अंदर 3 नंबर में सबसे ज्यादा जो है वो आपको ये जो है वो दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले तो 3 नंबर के ही प्रश्नों को साधना सीखना है। तो कैसे सीखना है, तो जैसे मैंने बताया कि जैसे शुरू से 10वीं शताब्दी तक, एक तो आपको पहला क्या काम करना है, ये दोनों यूनिट के अंदर जितनी भी डायनेस्टीज हैं उनके पहले आखिरी या चर्चित राजा या जिन राजाओं का संबंध मध्य प्रदेश से, उन राजाओं और उनकी कम से कम एकाध उपलब्धि आप लिख के रख लें। जस्ट लाइक अगर आपने हरियंक डायनेस्टी शुरू करा,
तो हर्यंक डायनेस्टी को खड़ा करा था बिंबिसार ने। तो आपको ये पता होना चाहिए, यहां पर अगर अपन ने लिखा ये बिंबिसार, ये जो बिंबिसार था इसका एक नाम जो है वो क्षणिक था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको जो है वो क्षणिक भी कहा जाता था। ठीक है, और ये मगध का पहला शक्तिशाली राजा था। ये आपको एक बेसिक हो गया, महात्मा बुद्ध का समकालीन था, ये आपने लिख के छोड़ दिया। ठीक है, अब आप कहोगे कि क्या ये मध्य प्रदेश से लिंक है? हाँ, सांची के स्तूप पे इसका उल्लेख है, महात्मा बुद्ध से मिलने जाता है सांची को, स्तूप पे वर्णित है इस चीज को। इसका लड़का जो था उसका नाम था अजात शत्रु। यहां पर अगर हम इसके लड़के को लिख लें अजात शत्रु को, तो अजात शत्रु का जो नाम था वो था कुणिक यहां पर। इस तरह से अगर हम एक तो राजाओं के जो नाम थे और उनको किस और नाम से जाना जाता था वो लिख लें, उनके कुछ एक एक दो दो अचीवमेंट्स लिख लें, कुछ भी जो अगर कहा जाए एक एक दो दो अचीवमेंट, जैसे अजात शत्रु के बारे में हम लिख लें कि भाई अजात शत्रु जो था वो आम्रपाली से प्रेम करता था, वो वैशाली की नगद वरु थी। मगध वज्जी जो युद्ध हुआ था इसके शासनकाल का सबसे खतरनाक युद्ध था। इतिहास में वो पहला युद्ध था चर्चित, जिसको अपन मगध वज्जी कहा जाता है, क्योंकि वज्जी गण जो गणराज्य था वज्जी। तो ये अगर हमने ऐसे छोटे छोटे जो है वो टॉपिक्स लिखना शुरू कर दिया हर एक डायनेस्टी से, प्राचीन काल से आधुनिक तक, और इसमें कोशिश क्या करना है कि उनको ज्यादा फोकस करना है जिनका सरोकार मध्य प्रदेश से। जैसे अब मगध में हमको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ कौन सा है। तो शुरू में जैसे अपन ने यहाँ पर जो है वो बिंबिसार को लिख लिया, क्योंकि बिंबिसार का दोस्त था चंड प्रदोत, और चंड प्रदोत के लिए उसने जीवक नाम के अपने राजवेद को भेजा। तो ये एक हो गया। धीरे धीरे नीचे बढ़ते 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 अगर हम आ गए, तो मगध के बाद जैसे अपन सपोज मान के चलिए आप मौर्य डायने साम्राज्य में हैं, तो मौर्य में चंद्रगुप्त फर्स्ट का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है मध्य प्रदेश। लेकिन चंद्रगुप्त के बाद जब हम बिंदुसार और उसके बाद अशोक पर आते हैं, तो अशोक का कंट्रीब्यूशन है। तो अशोक के बारे में आप ज्यादा लिखो, क्योंकि अशोक उज्जैनी का गवर्नर था, तो प्रश्न बनने की संभावना है। हो सकता है यही प्रश्न पूछ ले कि अशोक के काल में मध्य प्रदेश के प्रमुख अभिलेखों के ऊपर टिप्पणी लिखो। धम्म के प्रचार में मध्य प्रदेश में जो है वो अगर कहा जाए किस तरह से धम्म का प्रचार हुआ उसके ऊपर टिप्पणी लिखो। ये आपको अशोक के शासन काल में जो है अगर कहा जाए जानकारी जो है। तो आपने अगर एक लिस्ट बना ली, और जो मैंने बात बोली आपको वो चीज जो है वो हमेशा जो है वो याद रखना है कि राजाओं के नाम और उनके जो है अगर कहा जाए पहचान, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य तो उसको सैंड्रोकोटस कहते थे, ये याद होना चाहिए। ठीक है, एंड्रोकोटस सैंड्रोकोटस उसका नाम था। उसका लड़का बिंदुसार, आपको मालूम है कि बिंदुसार को जो है अमित्रोचैडस समित्र घात कहा जाता है। उसका लड़का जो है अगर कहा जाए अशोक, उसको जो है अगर कहा जाए कि देव नाम प्रियदर्शी कहा जाता। ये अगर आपको पता है तो आपको जो है वो नुकसान नहीं हो। अगर ये नहीं पता है तो फिर जो है वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम जो है वो फेस होंगी। तो ऐसे जितनी भी डायनेस्टीज हैं, शुंग डायनेस्टी का पहला राजा, कण्व डायनेस्टी का पहला राजा, इन सब के पहले पहले राजा, और किसी भी डायनेस्टी का आखिरी राजा, जैसे शुंग है, आप मालूम है शुंग जो है वो यहीं उज्जैन से गए, तो आपको जो है वो पुष्यमित्र शुंग के बारे में पता होना चाहिए। आखिरी राजा था देवभूति, उसके बारे में पता होना चाहिए। और विदिशा का गवर्नर जो था वो था अमित्र, जो है वो अगर कहा जाए जो है वो अगर कहा जाए क्या नाम इसका, क्या बोल सकते हैं इसको, अरे जिसके बारे में, अग्निमित्र, सॉरी एकदम से अमित्र घात निकल रहा था वो, अग्निमित्र, वो पता होना चाहिए। विदिशा का ही गवर्नर बना के रखा था उसने उसको। ठीक है, यहाँ का अग्निमित्र का, जिसके ऊपर कालिदास ने जो है वो मालविका का अग्निमित्रम लिखी। तो पहले आखिरी राजा शुरू से आखिरी तक, यानी 18वीं शताब्दी तक जब भी कुछ हुआ उसमें आप जो है वो इसको लिखोगे। दिल्ली सल्तनत ने भी, आपको कुछ नहीं करना है, दिल्ली सल्तनत के जितनी भी डायनेस्टीज हैं उनका टाइम, एक तो टाइमलाइन लिखो, और टाइमलाइन के बाद जो है वो पहला, जैसे सपोज मान के चलिए दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी थी मामलुक, है ना, जिसको गुलाम वंश बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए 1206 से 1290 तक शासन किया। उनके बाद खिलजी आए, आपको पता होना चाहिए 1290 से 1320 तक खिलजियों ने शासन किया, बहुत छोटा 30 ही साल राजा रहे। ठीक है, तुगलक आए 1320 से जो है वो 1414 तक, जो है वो अगर कहा जाए कि तुगलकों का शासन था। उसके बाद सैयद आए, सैयद के बाद लोधी आए, और लोधी के बाद जो है वो मुगल आए। तो इन सब डायनेस्टीज के पहले आखिरी राजा, या कोई ऐसा राजा जिसके शासन काल में कोई ऐसी घटना घटी हो जो इतिहास में चर्चित हो गई, उसके बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कहा जाए मामलुक डायनेस्टी 1206 से 1290, उन राजाओं ने हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा कोई उत्पात नहीं मचाया। लेकिन जब खिलजी आए, यानी
1290 से 1320, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पहली बार इस्लामिक सल्तनत मध्य प्रदेश में स्थापित हुई। उसने मालवा को न केवल कैप्चर किया, बल्कि मालवा से गुजरात तक उसने जो है, अगर कहा जाए, अपने कमांडर या सूबेदार आइन उल मुल्क मुल्तानी को अपॉइंट कर दिया। तो अब क्या करेगा, वो प्रश्न को लिंक करेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मध्य प्रदेश में इस्लामिक संस्कृति का विकास हुआ, इस विषय के ऊपर टिप्पणी लिखो। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि हाँ यार, खिलजियों ने कैसे मालवा को कैप्चर किया, कैसे धार के आसपास खिलजी जो है वो मतलब एम्पायर के कारण इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स धीरे धीरे बनना जो है वो शुरू हुए, ये आपको पता होना चाहिए। तो हर एक डायनेस्टी में जो एमपी वाला पोर्शन है, जैसे मुगलों में, अब मुगलों में हम बाबर से शुरू करें, तो अगर हम औरंगजेब तक देखें तो सबने मध्य प्रदेश में, तो कौन कौन सी जगह है मध्य प्रदेश में उन्होंने कैप्चर करी, किसको जो है वो कहा जो है, अगर कहा जाए अपॉइंट किया, वो जगहों के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए सबको। तो उसकी अब आपसे जो मैं किताब में से पढ़ के याद कर लूँ संभव नहीं, आप उसको धीरे धीरे करोगे तो ही याद हो। और इसके लिए छोटे छोटे से आप नोट्स जो है वो बनाना शुरू करो। दूसरा, ये तो पहला हो गया, मतलब आपको ये दिमाग में साफ क्लियर हो गया कि हर डायनेस्टी का पहला आखिरी राजा, पहला आखिरी राजा या वो राजा जो चर्चित है, जैसे से आप सूरी डायनेस्टी, अब शेरशाह सूरी से शुरू हुई। शेरशाह सूरी बेचारा 5 ही साल राजा रहा, यहीं कलिंजर में तोप का गोले से उसकी जो है डेथ हो गई। तो उसके बाद उसका लड़का इस्लाम शाह है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम शाह की असफलताओं के कारण मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को फिर से इंडिपेंडेंट होने का मौका, फिर से अगर कहा जाए इंडिपेंडेंट, सुजात खां बहुत ताकतवर हो गया, ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में। तो वहां आपने अगर ऐसे एक छोटी सी लाइन बना ली तो आपको फायदा मिलेगा, है ना। दूसरा, दूसरा आपको, जब हम दोनों यूनिट को एक साथ लेके चल रहे हैं ना, दूसरा है कि जब आप लिखोगे तो उन जितने भी राजवंश हैं इतिहास के, उनकी अचीवमेंट्स को आपस में लिंक करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मौर्य काल, अब मौर्य काल की कला संस्कृति में आपको मध्य प्रदेश, तो आपको मालूम है कि मौर्य काल के अंदर ज्यादातर आपको मध्य प्रदेश को बताना है तो अभिलेख और स्तूप से ही बताना पड़ेगा। तो आप वो एक लिस्ट बना लो कि यार मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ, जैसे सांची है, सतधारा है, ठीक है, जो सारू मारू की गुफा है, पान गुड़ारिया के पास जो है अगर कहा जाए, है ना। ऐसे एक लिस्ट बना ली। भरूच का स्तूप है, ये स्तूप की जो है अगर कहा जाए आपने लिस्ट बना ली। अभिलेख जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मिले, जैसे सारू मारू वहां भी एक अभिलेख मिला, सांची में एक अभिलेख मिला, रूपनाथ कटनी के पास पड़ता है वहां एक अभिलेख मिला, ठीक है, आपका दतिया के पास गुर्जरा में एक अभिलेख मिला, इसकी एक लिस्ट बना ली। तो आपको ये एक प्रश्न अगर वो पूछे कि मध्य प्रदेश में मौर्य काल में कला संस्कृति का क्या विकास हुआ, तो आप आसानी से आंसर तक जो है वो जा सकते हैं। मौर्य काल के बाद जैसे अगर कहा जाए बड़ा जो एम्पायर था वो था गुप्त एम्पायर, गुप्त काल में। अब गुप्त काल में जैसे मतलब ये जो लिखा है ना, राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास को कैसे लिंक करना है, हम इस पे बात कर रहे हैं। आप इसको ऐसे समझिए आसानी से। गुप्त काल में जो शुरुआती राजा थे ना, 240 एडी में गुप्त काल खड़ा हुआ। श्रीगुप्त नाम का एक राजा था जिसने गुप्त साम्राज्य को खड़ा करा, वो एक फ्यूडल यानी सामंत था। उसके बाद श्रीगुप्त के बाद उसका लड़का आया घटोत्कच। घटोत्कच के बाद आया चंद्रगुप्त फर्स्ट, और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद आया समुद्रगुप्त। इनमें से किसी का भी सरोकार सीधे सीधे मध्य प्रदेश से नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट्स नहीं करी। लेकिन समुद्रगुप्त का जो लड़का था, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त जो सेकंड, उसके शासनकाल में मध्य प्रदेश हमको पहली बार बड़े पैमाने पर दिखना शुरू। क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड मध्य प्रदेश के एक बड़े मालवा के जो क्षेत्र है उस पे उसको कैप्चर करना चाहता था। वहां क्षत्रपों का शासन था, शक क्षत्र, वेस्टर्न क्षत्रप यहाँ शासन करते थे। तो क्षत्रपों पर अधिकार करने के लिए उसने सोचा मैं किसी से हेल्प मांगू। तो यहाँ पर ये जो विंध्य प्रदेश है, यहाँ मतलब समझिए कि आपको कैसे कला संस्कृति को एमपी से लिंक करना है। इसलिए मैंने कहा कि एक लेक्चर में तो आप 6 पेपर समझ लो, वो कठिन है। एक लेक्चर में आपको एक ही पूरा पेपर ही हो पाएगा। मैं इसके बाद के लेक्चर में आपको और तरीके से बताऊंगा कि कैसे और बाकी पेपर को कैसे प्लान करें। तो अब जैसे मान के चलिए कि इसको स्टोरी में ऐसे समझें कि उसने सोचा कि यार मुझे ये मालवा को कैप्चर करना है पूरा, किससे हेल्प लूं, मैं तो पाटलिपुत्रा में रहता हूँ और मालवा में रोज रोज तो लड़ने नहीं आ सकता। तो ये जो पूरा बेल्ट था मध्य प्रदेश के आसपास वाला, इसमें वाकाटकों का साम्राज्य था। उसने वाकाटकों से अपनी लड़की प्रभावती की मैरिज कर दी और उनकी सहयोग से उसने जो है वो शकों को का नाश कर दिया।
तो वो जो है वो जो है वो शक नाश कर दिया। अब शकों का नाश कर दिया तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में मध्य प्रदेश में कला संस्कृति का विकास हुआ। आप जितने गुप्त काल के लेखक देखेंगे, चाहे आप विशाखदत्त को देख लो, चाहे आप जो है वो अगर कहा जाए शूद्रक को देख लो, चाहे आप कालिदास को देख लो, इन सबने मध्य प्रदेश का इतना बढ़ चढ़कर व्याख्या किए, इतनी बढ़ चढ़कर व्याख्या किए कि जो है वो अगर कहा जाए आप समझ ही नहीं समझ। सबने बताया। क्यों? क्योंकि उज्जैन जैसी जगह जो है वो एक व्यापार का केंद्र जो है वो बन चुकी थी। तो अगर हम इसको लिंक करें, जैसे अपन इसको एक लाइन से समझते हैं, शूद्रक का नाम सुना होगा। अब शूद्रक की सबसे जो चर्चित रचना मानी जाती है, सबसे चर्चित जो रचना मानी जाती है वो है मृच्छकटिकम, द लिटिल क्ले कार्ट, है ना, मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम का पूरा प्लॉट घूमता है उज्जैन के आसपास। उसमें यह बताया गया है कि उज्जैन उस समय बहुत ही ज्यादा समृद्ध था, व्यापारिक गढ़ था। उसमें एक चारुदत्त नाम के ब्राह्मण की, गरीब ब्राह्मण की, और वसंत सेना नाम की गणिका की कहानी, एक फिल्म भी बनी है इसके ऊपर, उत्सव, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। ठीक है, वो गाना कभी आप सुनिए ना, सांझ ढले गगन तले, मन कितना एकांकी, बड़े प्रसिद्ध गाने थे उस फिल्म के। ये उज्जैन पे बनी। और आप सोचिए, मतलब इसमें एक छोटी सी बात है जो इससे नहीं है लेकिन बताओ, क्योंकि फिल्म उज्जैन के ऊपर प्लॉट पे बनी है, तो जो फिल्म का डायरेक्टर होगा, ठीक है, आई थिंक शशि कपूर ने शायद फिल्म बनाई थी वो, उसको ये चीज समझ पड़ी होगी कि यार अगर फिल्म को मुझे उज्जैन पे बनाना, तो कोई एक ऐसा आदमी जो उज्जैन को समझता हो, उसकी रग रग को समझता हो, उसकी गलियों को समझता हो, उसकी संस्कृति को समझता हो, उसको पकड़ूं। और वो व्यक्ति उनको मिले शरद जोशी। तो शरद जोशी से उसकी जो है अगर कहा जाए फिल्म की जो स्क्रिप्ट जो है वो उन्होंने लिखवाई कि भाई हम ये मृच्छकटिकम नाम का शूद्रक का प्ले है, प्राचीन काल का, गुप्त काल का, इस पे एक फिल्म बनाना चाहते हैं। अब इस फिल्म के ऊपर आप प्लॉट लिख दो। उन्होंने कहा ठीक है साहब। तो जैसे वहां हो रहा है ना, यही एग्जाम में हो रहा है कि अगर आप गुप्त काल को लिख रहे हो तो आप ये लिखोगे कि गुप्त काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, जब मालवा क्षेत्र के ऊपर चंद्रगुप्त द्वितीय का नियंत्रण स्थापित हुआ, तो मध्य प्रदेश में कला संस्कृति का विकास हुआ। मध्य प्रदेश में जैसे अगर कहा जाए लेखन में, तो शूद्रक है, विशाखदत्त है, कालिदास है, भास है, इन्होंने मध्य प्रदेश के ऊपर लिखना शुरू किया। इनकी रचनाओं में मध्य प्रदेश झलक रहा था। अगर हम चित्रकला की बात करें, तो अजात, जैसे अगर कहा जाए अजंता की पेंटिंग है, ऐसे ही गुप्त काल में हमको जो है अगर कहा जाए धार, यानी मालवा क्षेत्र में है ना, बाघ की जो है वो गुफाओं में हमको जो है वो म्यूरल पेंटिंग्स मिलती हैं। ये हो गया। अगर हम वहां पर स्कल्पचर्स की बात करें, तो हम विदिशा चले जाएं, उदयगिरी की गुफाएं देखें, क्या सुंदर जो है 12 अवतार की मूर्ति देखोगे, देखते रह जाओगे। सांची चले जाएं, इसके आसपास के क्षेत्र में गुप्त काल का मंदिर भी है सांची के अंदर। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को अगर आप समझोगे ना, तब आप लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। तो ऐसे ही आप जब इस शुरू से लिखना शुरू करते हो, तो हर एक कला संस्कृति को इस बात को ध्यान रखो कि आपको लिखते समय, क्योंकि देखो पूछने वाला हर एक विषय में मध्य प्रदेश को जरूर ढूंढने की कोशिश करेगा। बिना मध्य प्रदेश के जो है वो आगे जो है वो निकल नहीं सकता। तो यहाँ ये बात तो अपने को समझ पड़ रही कि कैसे करना है। अब जैसे मान के चलिए, यहाँ यूनिट 3 पर, अब ये तो बेसिक समझ पड़ गया। अब ब्रिटिश भारत की भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभाव है ना, तो आपको ब्रिटिश काल के पहले तो कुछ जो भी उनके रिफॉर्म्स है उसकी एक लिस्ट बना लेनी है ना, जैसे रेवेन्यू रिफॉर्म्स है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार जो है वो अगर कहा जाए स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो है अगर कहा जाए महालवाड़ी किसने शुरू करी, रैयतवाड़ी किसने शुरू करी, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो है वो अगर कहा जाए कि अगर आपके पास इनकी जानकारी है, तो आप आसानी से एक पूरा के पूरा आर्टिकल जो है वो अगर कहा जाए तैयार कर सकते हो। प्लस मैंने जो आपसे कहा, आप एक चीज याद रखना, खासकर एमपी में, अगर आपने किसी विषय के कुएं के मेंढक की तरह केवल एक नाम को पकड़ के रखा, तो आपको एग्जाम वाला उलझा देगा। जैसे एक सिंपल सी लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। हम सब ने को ये मालूम है कि भारत में परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस लाया। 10 साल की व्यवस्था थी, उसको सनसेट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट जैसे नामों से जो है वो जाना जाता है। हम में से बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट के पहले इस तरह का 5 वर्षीय बंदोबस्त लेकर आया था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। हम में से बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए एक पोस्ट क्रिएट करी थी कलेक्टर की। यहां हम में से सब लोग जानते हैं, लेकिन हम में से कितने जानते हैं कि वही रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए वो जो कलेक्टर नाम की पोस्ट थी, उससे जो जुड़ी हुई व्यवस्था जो 5 ईयर सेटलमेंट की थी, उसको इजरादारी सिस्टम कहते थे। अब सपोज मान के चलो यही प्रश्न एग्जाम में आपको आ जाए
ठीक है, यानी इजरादारी व्यवस्था या इजरादारी सिस्टम। तो हमारा क्या होगा, वहां दिमाग ही नहीं चलेगा यार इजरादारी में क्या लिखूं, किसने इजरादारी जो है वो व्यवस्था शुरू करी, इजरादारी का जो है अगर कहा जाए क्या रोल था। क्योंकि आपने उस अप्रोच पर काम नहीं किया। आपने केवल और केवल मतलब हमारी जो अप्रोच थी वो कहाँ तक थी, हमने क्या दिमाग लगाया यार मतलब अगर कहा जाए हमने सोचा कि परमानेंट सेटलमेंट, तो हम परमानेंट सेटलमेंट से जो है अगर कहा जाए कि आगे निकल ही नहीं पाए। हम केवल और केवल परमानेंट सेटलमेंट तक ही बात, महालवाड़ी, तो हम महालवाड़ी से जो है वो आगे नहीं निकल पाए। अब आपको जो काम करना है वो ये करना है कि जो ब्रिटिश इंडिया के दौरान जो भी अंग्रेजों ने जो है वो अगर कहा जाए नीतियां बनाई, उन नीतियों का, ठीक है, एक छोटा छोटा सा क्या करोगे, एक जैसे कहते हैं ना कि एक मतलब वो बना लोगे अपने टॉपिक। जैसे सपोज मान के चलिए मैं कुछ बता देता हूँ, रैयतवाड़ी। अब रैयतवाड़ी लिखो तो आप लिखो 1820 मद्रास, टॉमस मुनरो ने जो है वो रैयतवाड़ी शुरू करी, ये एक छोटा सा हो गया। महालवाड़ी तो 1822 हार्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था को शुरू करी, ये एक महालवाड़ी हो गया। ठीक है, दुबला हाली प्रथा अंग्रेजों के शासनकाल में गुजरात और उसके आसपास स्पेशली सूरत में ये थी। उसमें क्या होता था कि जो लोग जमीन पे काम करते थे वो ये मानते थे कि जमीन का मालिक भगवान है हमारा, उसी के लिए वो जो है वो काम करते थे। तो दुबला हाली व्यवस्था जो है वो अगर कहा जाए ये हो गया। यौमन, आप अगर एनसीईआरटी की अच्छी किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश काल में जो छोटे छोटे जो किसान होते थे उन किसानों के लिए जो है वो अगर कहा जाए यौमन शब्द का प्रयोग किया जाता था, ये आपने कहा। सहायक संधि जिसको अपन सब्सिडरी अलायंस कहते थे, तो एक आपने छोटा सा आर्टिकल तैयार कर लिया, यानी ये अर्थव्यवस्था पर प्रभाव दिख रहा है ना। आपने सहायक संधि कर ली, ठीक है। तो सहायक संधि आपको पता होगा कि हाँ यार 1798 में पहली बार हैदराबाद के निजाम ने की। अब चूंकि आप एमपी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार हाँ सिंधियाओं ने भी 1803 पे सहायक संधि पे सिग्नेचर करे। और जो सब्सिडरी अलायंस व्यवस्था थी वो लॉर्ड वेलेजली की देन थी। तो इस तरह से आप ये अगर टॉपिकों को तैयार कर लो तो आपको जो है वो हेल्प हो जाएगी। तीन काठिया प्रणाली आपने तैयार कर लिया, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन तैयार कर लिया, डेक्ट्राइन ऑफ लैब्स तैयार कर लिया, और इनमें बीच बीच में मसाले। अब आप कहोगे कि ये मसाले क्या होते हैं। मसालों का मतलब है, जैसे आप मान के चलो यही ले लो कि आप ब्रिटिश काल की अर्थव्यवस्था लिख रहे हैं तो दो लोगों के नाम बीच में आप कहीं भी पंच कर सकते हैं। आप लिखोगे भाई रोमेश चंद्र दत्त ने अपनी बुक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में फलानी बात बताई। दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में फलानी बात बताई। ये हो गया मसाला। क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की किताब लिखी, और वैसे ही भारत के इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर रोमेश दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। तो हमने क्या करा, मन से जो है वो अगर कहा जाए इसको बीच में कहीं जो है वो पंच कर दिया, तो उससे हमको थोड़ा सा हेल्प हो गई। तो ये चीजें जो है वो अगर कहा जाए आपको जो है पता होना चाहिए। तो ये आज आप याद रखिएगा, जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है, मैं आपके सामने एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, इस्तेमरारी व्यवस्था। अब आप इमेज कीजिए, अभी मैं एक 10 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, और 10 सेकंड में इमेज कीजिए, क्योंकि आपको 10 ही सेकंड मिलेंगे लिखने को। कितने लोगों को एकदम याद आया कि इस्तेमारी व्यवस्था को क्या लिखें। अब 10 सेकंड के बाद मैं आंसर कर दे रहा हूं कि यही स्थायी बंदोबस्त था जो कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। इसका एक नाम जो था वो था इस्तेमरारी व्यवस्था, एक का नाम था जॉन शोर व्यवस्था, एक का नाम था सूर्यास्त की व्यवस्था, सनसेट विधि। ये सब एक ही के नाम थे। तो टेक्निकली ये जो है अगर कहा जाए हमको ये बात जो है वो समझ पड़ती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे इस यूनिट के ऊपर जाए, इस यूनिट में बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप जैसे लिखा हुआ है कृषक आदिवासी विद्रोह, है ना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए, आप सबसे पहले तो ऐसी घटनाओं का एक पूरा लिस्ट तैयार कर लीजिए जिनको लगभग 100 साल हो गए हैं या जिनको 100 साल होने वाले हैं। ठीक है, यानी हो गए हैं या होने वाले हैं। जैसे क्या क्या ऐसी घटनाएं जो 200 साल, 250 साल, 100 साल पूरे कर चुकी हैं, वो आप तैयार कर लें तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वो अगर आपने अगर एक उनका लिस्ट बना लिया तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, नहीं तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, क्यों होगा वो समझो, जैसे सिंपल सी लॉजिक है। अब पूरे तो नहीं बता सकता ना यहाँ पर, रंपा रिवॉल्ट। अब रंपा रिवॉल्ट को 100 साल हो गए, है ना। 1922 से 24 के बीच की जो प्रक्रियाएं थी उसी के समय जो है वो रंपा चल रहा था दक्षिण भारत में, जंगल में जो है वो अपने अधिकारों के लिए इस विद्रोह को जो है वो किया गया। तो आपको अगर ये पता है कि यार रंपा रिवॉल्ट या रंपा रिवेलियन
1922 में शुरू हुआ, तो 100 साल हो गए, और 1922 से चलता रहा। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू का जो है वो अगर कहा जाए उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसके ऊपर अभी फिल्म बनी RRR। तो आपको यहाँ एक हो गया कि भाई रंपा को जो है वो अगर कहा जाए रिवॉल्ट, इसका नाम जो है वो मान्यम जो है वो विद्रोह भी था। अब पता चले एग्जाम में आपको आ गया मान्यम विद्रोह, तो अपना दिमाग खराब हो गया कि अच्छा ये मान्यम विद्रोह क्या चीज होती है, हमने कभी जो सुना ही नहीं। या एग्जाम में अल्लूरी सीताराम राजू आ गया, तो आपने कहा "हाँ यार, अल्लूरी सीताराम राजू तो अभी जो है वो अगर कहा जाए मैंने फिल्मों में सुना है, तो मैं थोड़ा बहुत जो है वो अगर कहा जाए अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में जो है वो लिख ही दूंगा, कुछ ना कुछ तो जो है वो मेरे जो है वो दिमाग में जो है वो आएगा"। तो ये अगर घटनाओं को 100 साल, जैसे अब भारत में सोशल रिफॉर्म्स तो कम से कम 30 से ज्यादा सोशल रिफॉर्म, 30 से ज्यादा अगर कहा जाए, प्रश्न ये है क्या हम जो है वो अगर कहा जाए वो 30 के 30 जो है वो अगर कहा जाए सोशल रिफॉर्म याद रख सकते हैं? नहीं रख सकते। फिर जो है वो अगर कहा जाए हम क्या करें, अगर हम जो है वो अगर कहा जाए 30 से ज्यादा सोशल रिफॉर्म याद नहीं रख सकते, तो हम कम से कम अगर जो है वो अगर कहा जाए कि जब 30 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो पहले तो वो कर लें जो हाल फिलहाल में चर्चा में, हाल फिलहाल में, जैसे आपको मालूम होगा 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वो आर्य समाज की स्थापना की। अभी 2025 में पूरे जो है वो 1.5 साल, जो है 1875 से 1975, 1975 से जो है वो अगर कहा जाए 2025। तो आपको एक चीज, तो अगर मैं यहां पर ऐसे समझूं कि ये क्वेश्चन कैसे लिंक होते हैं, क्या प्रश्न होते हैं, तो इन पहले तो घटनाओं को समझो। तो यहां पर आपने एक सिंपल वे में टाइप किया जिससे आपको समझ पड़े, यहां मैंने टाइप किया स्वामी दयानंद सरस्वती, ये आ गया है ये। अब पीआई भी है ये फरवरी 2023 का। तो यहाँ लिखा है कि पीएम इनॉग्रेट, प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। तो आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर एक टिप्पणी लिखने को आ सकती है, आर्य समाज के मूल सिद्धांतों के ऊपर टिप्पणी आ सकती है। तो टेक्निकली अगर हम यहाँ देखें कि भाई राष्ट्र जो यहाँ आपको जो दिख रहा है कि जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन थे, उन सुधार आंदोलनों को आप जरूर याद रखें, जिनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन जो है वो अगर कहा जाए 200 साल, 75 साल, 100 साल से रहा हो, पहला। दूसरा, हर एक आंदोलन के बारे में आप कम से कम बुनियादी 4 बात, कब खड़ा हुआ, किसने खड़ा किया, किस साल खड़ा किया। जैसे प्रार्थना सभा तो 1867 में खड़ी हुई, बंबई में हुई, आत्माराम पांडुरंगा ने किया, और मूल रूप में इसमें सहयोग किया महादेव गोविंद रानडे ने। ये एक बेसिक आपको जो है वो अगर कहा जाए दिमाग में होना चाहिए। रामकृष्ण मिशन 1897, ठीक है, बेलूर मठ कलकत्ता, स्वामी विवेकानंद, ये एक बेसिक पता होना चाहिए। सत्यशोधक समाज, अब सत्यशोधक समाज वाला क्वेश्चन कैसे आ सकता है सोचो। 1873 से 1973, और 1973 से 2023 कितने साल हो गए, दिमाग लगाओ भाई। जो है वो 1873 में, ये प्रश्न कैसे बन सकता है? 1873 में ज्योतिबा फुले ने पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, 1873 से हो गया 1973, और 1973 से 2023 कितने साल हो गए इसको? 150 साल। तो इस प्रश्न के आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आप एक लिस्ट बना लें कि हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी ने पुणे में 1932 में शुरू किया। वायकोम सत्याग्रह आप जरूर अब इसको याद करें, क्योंकि वायकोम का जो सत्याग्रह था 1924 में हुआ, और 1924 से 2024 की पूरे 100 साल हो रहे हैं, तो आपको आना ही है भाई, ये तो आना ही है। तो ऐसी लिस्ट एक खुद भी जो है वो तैयार करना पड़ेगी। जैसे अलीगढ़ आंदोलन 1875 में पहली बार अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया, 1875 से 1975, 1975 से 2025, यानी ये लगभग अगर कहा जाए अब 150 साल की स्थिति की ओर जो है वो पहुंचने वाली घटना है। तो ये अगर हम इस तरह से इनको प्लान कर लें, तो हमारे कोई क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होंगे। फिर जैसे गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता के बाद की बड़ी घटनाएं। आप सोचो कि मैं 2023 तक की घटनाएं कर लूं तो नहीं, केवल रियासतों का एकीकरण आपको याद होना चाहिए। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 तक क्या क्या हुआ वो आपको पता होना चाहिए, कि फजल अली कमीशन कब बना, जेबीपी कमेटी कब बनी, धर कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और थोड़ा हल्का फुल्का आपको 1962
65 के वॉर के हल्की फुल्की जानकारी, कब से कब तक हुआ, कब हम लड़े, किस महीने में हुआ, ये आपको केवल नाम के लिए जो है वो अगर कहा जाए पता हो, बाकी चीजें ना पता हो तो चल जाएगा। जैसे सपोज मान के चलिए हमने पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध लड़ा, हम जीते। अब अगर हमें ये ना मालूम हो कि साहब ये अगस्त सितंबर 1965 में लड़ा गया, ये जो वॉर था 1965 का, ये अगस्त और सितंबर के बीच में जो है वो लड़ा गया, तो 1965 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये अगर हमें पता है तो वेल गुड। 1965 में पाकिस्तान को कौन चला रहा था, पाकिस्तान में अयूब खान वहां के राष्ट्रपति थे, वही मेन पाकिस्तान को तो चला रहे थे उस समय। तो आपको अगर अयूब खान के बारे में पता है तो आप मन से भी एक आर्टिकल जो है वो पंच करके जो है वो लिख सकते हो। तो ये तो बेसिक सा हो गया। फिर आते हैं मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन। अब जो स्टार बना है इसका मतलब है कि वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपके पास जो भी गाइड, आप जो भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, टीचर से पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ाऊंगा इसके ऊपर आने वाले समय में, इसमें कुछ 150 के आसपास घटनाएं हैं क्रमबद्ध तरीके से। आप अगर उनको याद कर लोगे तो आपको बेसिक सा तैयार हो जाएगा, है ना? मतलब जैसे अगर कहा जाए टूरिया जंगल सत्याग्रह, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, चरण पादुका नरसंहार, ठीक है, अगर कहा जाए ऐसे आपने अगर एक छोटी सी लिस्ट तैयार कर ली तो आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। हाँ, लेकिन करना क्या है, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन, आपको मालूम है मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ घटनाएं, जैसे 1842 का बुंदेला विद्रोह, कौन कौन लीडर थे बुंदेल विद्रोह के। 1857, इसमें कौन कौन सॉरी कौन कौन थे ये आपको याद होना चाहिए। तो हमारे यहाँ टेक्निकली तो विद्रोह जो है वो 1842 में शुरू हो चुका था बुंदेलखंड में, ठीक है। उस विद्रोह में कौन कौन लोग थे, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, इसको अगर आप तैयार कर लो, एक छोटी छोटी सी लिस्ट बना लो। किताब में पढ़ते रहोगे तो उलझ जाओगे, छोटे छोटे से लिस्ट बना लोगे तो आपको जो है वो फायदा मिलेगा। सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन काल से अब तक जो है वो वास्तुकला, विश्व धरोहर, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बड़ा सरल तरीका मैं बता। इसमें आपको देखिए, मैं आपको एक छोटी सी फाइल में दिखाता हूँ, एक मिनट इसको रोकूं जरा मैं रिकॉर्डिंग। अब जैसे सिंपल सी लॉजिक है यूनिट 4 के लिए, है ना। पहला है मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर और पर्यटन स्थल, कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पर मैंने खोला एक रफली मध्य प्रदेश के अंदर पर्यटन का एक आउटलाइन बना लो, ठीक है। मतलब किस तरह के, जैसे धार्मिक पर्यटन अलग कर लिए, ठीक है, ऐतिहासिक को अलग कर लिया, इको जो टूरिस्ट प्लेस है उनको अलग कर लिया। इनके लिए न्यूज़पेपर भी फॉलो करो, जैसे कल ही के पेपर में आया कि खंडवा में हनुमतैया उत्सव की शुरुआत हो गई, वो एक वाटर टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप हो गया। प्लस इसको करने के बाद जो एमपी टूरिज्म के जो इनिशिएटिव हैं उनकी एक लिस्ट बना लो, जैसे राज्य पर्यटन निगम कब बना, ठीक है, अब स्टेट टूरिज्म बोर्ड की चेयरमैनशिप कौन करता है, मध्य प्रदेश ने कब फिल्म टूरिज्म पॉलिसी बनाई, ये एक लिस्ट आपने यहाँ से बना ली। फिर इसके बाद क्या करो, चूंकि मध्य प्रदेश में 3 ही विश्व धरोहर स्थल है तो उनकी बुनियादी बातें इस तरह से जैसे यहाँ पर दिख रही, ऐसे आप अपना खुद का वो बना लो कि यार खजुराहो के बारे में जो है लिख लो कि कौन कौन से जो है वो अगर कहा जाए जो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, ये जो है वो लिख लिए, जैसे कंदरिया महादेव, दूल्हा लक्ष्मण, चौसठ योगिनी, ब्रह्म मंदिर, ललगोबा महादेव, जगदम्बिका, चित्रगुप्त, मंतकेश्वर, विश्वनाथ, ऐसे आपने लिख ली। फिर एक और तरीका मैं आपको सबसे सरल बता रहा हूं, इसमें मेरी भी जरूरत नहीं, आप एमपी गवर्नमेंट के या तो आप जो है वो एक्स हैंडल को यानी ट्विटर हैंडल को फॉलो करो या इंस्टाग्राम को फॉलो करो, ऐसे आपको ट्विटर के ऊपर लिस्ट मिलेगी एमपी गवर्नमेंट की, ये जो दिख रही है, जैसे 52 गज संदीपनी आश्रम, ये आपको दिख गया, इनको केवल रफली अपने दिमाग में रखो। तो जैसे अगर आपको मध्य प्रदेश के पर्यटन पर एक आर्टिकल लिखने को आ जाए तो आप इन्हीं के बारे में जो है वो लिख सकते हो। और इनकी एक अच्छी खासियत है कि इन्हीं में से हर साल जो है वो क्वेश्चन आ रहा है। जैसे लिखा बटेश्वर, तो लिखा है कि मुरैना जिले में गुर्जर राजाओं द्वारा निर्मित 200 बलुआ पत्थर के मंदिर हैं, ये बटेश्वर का हो गया। इसी के अंदर आप पिछले 3 साल से 2 साल से जो भी एमपीपीएससी के प्रश्न देख रहे हो इनमें आपको मिल जाएंगे, ये धीरे धीरे जितने भी हैं। इसके लिए मेरी जरूरत नहीं है, आप खुद जो है वो एमपी टूरिज्म को फॉलो कर सकते हो। प्लस अगर कहा जाए, आप जैसे ये पिछले साल आया था, ये तो पुरानी पोस्ट है कि धर्म राजेश्वर मंदिर कहाँ है, तो उसमें मंदसौर वाला क्वेश्चन जो है वो पिछले साल जो है वो आपको आ चुका है। और भी नीचे जाओगे तो आपको इस तरह के जो है वो सब क्वेश्चन जो है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सभी को जितने क्वेश्चंस हैं ये सब जो है वो एमपी टूरिज्म की वेबसाइट के ऊपर डले हैं। मेरी जरूरत नहीं है कि आप सोचो कि मैं जो है वो अगर कहा जाए इसमें रोल करूँ, आप खुद भी जो है वो अगर कहा जाए अपने स्तर पर इसको जो है वो तैयार कर सकते हो। एक तो ये हो गया, यानी हमको ये समझ पड़ा कि एक हम एक लिस्ट इस तरह से तैयार कर लें तो इसमें से हम जो है वो ये बता पाएंगे कि हाँ ये इको टूरिस्ट साइट है,
ये जो है वो अगर हिस्टोरिकल साइट है, ये रिलीजियस साइट है, ये सब जानकारी यहाँ पर आपको जो है वो पता चल जाए। ये इन फाइलों से, ये जितनी भी फाइलें दिख रही है इनको आप पढ़ो, इनमें सब आपको जो है वो मिल जाएगा ये। ठीक है। बढ़िया। फॉलो करो। देखो, इंटरनेट का उपयोग सही तरीके से किया जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं किया जाए तो समस्याएं हैं। ये वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि जो है अगर कहा जाए कि उसको कैसे यूटिलाइज करते हो यहाँ। ठीक है। ये एक यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से अपन आगे जो है वो बढ़ते हैं। अब उसमें जैसे एक और प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कला, संस्कृति, वास्तुकला, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे ये मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, एक तो ये होता है कि हमको हर चीज के बारे में विस्तार से पता हो। जैसे माछ है तो आपको पूरा पता हो कि माछ क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन चूंकि एग्जाम हॉल में हमारे पास ना तो इतना समय होता है कि हम इतना विस्तार में चीजें लिख पाए, तो एक तरीका इसमें सबसे अच्छा है कि आप क्या करो, एक छोटे छोटे चार्ट तैयार कर लो। कैसे चार्ट? जैसे सपोज मान के चलिए यहाँ अपन नीचे चले गए, ये इस तरह के चार्ट। इस तरह के चार्ट से आपको क्या फायदा मिलेगा? जैसे मध्य प्रदेश की लोक कला है, अब इसमें वो लोक कलाओं को आप ज्यादा याद रखो जो यूनिक है। जो यूनिक है ना, जैसे अगर आपको दिख रहा है जैसे निमाड़ है, अब आपको मालूम है कि गणगौर कोई भी बता देगा, लेकिन काठी एकदम से दिमाग में नहीं आएगा। तो काठी, आड़ा खड़ा नाच। अब प्रश्न क्या करेगा वो, मध्य प्रदेश के जो है अगर कहा जाए विभिन्न लोकांचलों के लोक नृत्य पर टिप्पणी ले। अब वहां इतना तो नहीं है समय कि हम जो है अगर कहा जाए कि खूब एक एक गणगौर की जो है वो खूब व्याख्या करें कि गणगौर कैसे होता है, कब होता है। अगर हमें निमाड़ के लोक नृत्य पता है, मालवा के लोक नृत्य पता है, बुंदेलखंड के लोक नृत्य पता है, बघेलखंड के पता है, तो हम जीत गए। ये पहला। अगर हमें, या इसको क्वेश्चन को वो एक साथ भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न लोक अंचलों की संस्कृति के ऊपर टिप्पणी लिखो, तो आप ये डायग्राम बना दोगे तो आपको नंबर दे देगा। क्योंकि कॉपी चेक करने वाले को ये पता होना चाहिए कि आपको चीजें पता हैं। ठीक है। और वो तभी होगा जब वो कॉपी के अंदर दिखेगा। दिखेगा नहीं तो वो कैसे तय करेगा कि यार तुमको ज्ञान है कि नहीं है? तुमको प्रूफ तो करना पड़ेगा ना वहां पर अगर कहा जाए। तो मध्य प्रदेश की लोक कलाएं ये जैसे दिख रही हैं कि यार ये जितनी भी हैं, ये लोक कलाओं को मैं, जैसे लोकगीत हैं तो ये लोकगीत की एक लिस्ट बना ली। ठीक है। या नीचे अगर जाओगे कि चित्रकला, तो उसकी एक जो है वो लिस्ट बना ली यहाँ पर कि लोक चित्रकला में निमाड़ की चित्रकला कौन सी होती है, मालवा की कौन सी होती है, बुंदेलखंड की कौन सी होती है, लोक नाट्य की एक लिस्ट बना ली। इस तरह से अगर हम एक लिस्ट बना लें तो इन क्वेश्चंस को, साहित्य, पर्व, उत्सव, वास्तुकला आदि के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। इसमें याद रखें। फिर आती हैं रियासतें। रियासतों का सबसे सरल तरीका यही है कि हर रियासत के अंदर, कोई भी आप जब मध्य प्रदेश की रियासत लोगे, हर रियासत के अंदर कोई जो है वो अगर कहा जाए 10-5 ही ऐसे राजा होते हैं जो बहुत ज्यादा चर्चित होते हैं, या जिनके अगर कहा जाए मतलब जैसे कहते हैं ना कि अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा याद किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो अपने पास भोपाल रियासत। अब भोपाल रियासत में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? गोंड राजा निजाम शाह के बारे में आप हल्का सा पढ़ लो। ठीक है। दोस्त मोहम्मद खान के बारे में आप हल्का सा पढ़ लो। रानी कमलापति गोंड के बारे में चर्चा में है, वो पढ़ लो आप। ये पढ़ लो। फैज मोहम्मद खान के बारे में पढ़ लो। एक भोपाल रियासत में बहुत चर्चित शासिका थी जिनका नाम था मामूला बेगम। ठीक है। वो एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से थी, उनका विवाह हुआ, फिर उनको मामू इस्लाम कबूलने के बाद उनको मामूला जो है कहा जाने लगा, तो वो मामूला बेगम के बारे में पढ़ लो। ठीक है। या और जो भी जैसे कहा जाए कुदूसिया बेगम है, सिकंदर बेगम है, इनके बारे में छोटे छोटे से आर्टिकल तैयार करो। छोटे छोटे से आर्टिकल। जैसे छोटे आर्टिकल कैसे, सपोज मान के चलो हमने सिकंदर बेगम ले लिया, तो अब मोती मस्जिद जो भोपाल की है, शौकत महल जो भोपाल का है, मोती महल जो भोपाल का है, ये सिकंदर बेगम के शासनकाल में ही जो है वो इनका निर्माण जो है शुरू। तो ये हमको जो है वो बेसिक अगर पता हो तो हमको इसका फायदा मिल जाता है कि हाँ यार ये जो है वो अगर कहा जाए इन भोपाल। अब इससे क्या होगा, लिंक क्वेश्चन आएगा कि भोपाल रियासत की कला संस्कृति के ऊपर टिप्पणी लिखें। तो बस भोपाल रियासत की कला और संस्कृति के ऊपर तो आपको ये पता होगा कि भोपाल में गौहर महल भी है, नवाब मंजिल भी है, सदर मंजिल भी है, मोतिया तालाब भी है, ताजुल मस्जिद भी है। ठीक है। यहाँ पर शौकत महल भी है। ठीक है। मोती महल भी है। ये तब पता होगा जब उन शासिकाओं के आपने एक एक दो दो अचीवमेंट लिखे होंगे। अगर नहीं लिखे होंगे तो आपको कैसे पता होगा? तो ऐसे अगर हम इनको छोटे छोटे से जो अगर कहा जाए तैयार कर लें तो इसका फायदा मिल जाता है। और इसके लिए
कैसे आएंगे क्वेश्चन, इसका सबसे सरल तरीका है, आप देखिएगा एक सिंधिया रियासत का एमसीक्यू में बना है प्री के लिए, लेकिन आपको मेंस में वेल करेगा। जाइएगा चैनल के ऊपर कहीं स्क्रॉल करिएगा तो आपको मिल जाएगा कि जो सिंधिया रियासत, सॉरी, जो होलकर, सिंधिया नहीं, होलकर, होलकर रियासत का पूरा एक मैंने वो बताया था कि 50 क्वेश्चन लिए थे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। उसमें आपके प्री के भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, उसमें आपके मेंस के भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस की एक अभी से एक दिमाग के अंदर जगह बना लो कि मुझे आज से अपने नोट्स अलग छोटे छोटे बना बना के रखना है, मेरी निर्भरता दूसरे के ऊपर जो है वो नहीं होना चाहिए। सेम कहानी जब आप पार्ट 2 पे जाओगे, पार्ट 2 के अंदर बहुत सिंपल है नंबर पाना। पहले तो आप जैसे ये वर्ल्ड जो है अगर कहा जाए ज्योग्राफी का टॉपिक है, पर्वत पठार मैदान नदी झील हिमनद लिखा हुआ है। एक वन लाइन फैक्ट का प्री के लिए और मेंस के लिए आप क्वेश्चन यही तैयार कर लो कि भाई दुनिया भर में सबसे जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं, पठार हैं, जो अगर कहा जाए मैदान है, उनकी जो है वो अगर कहा जाए लिस्ट आप एक जो है वो अलग से जो है वो तैयार कर लो। जैसे सपोज मान के चलिए अपन ने पर्वत ही लिया, तो आपको मालूम है कि हर महाद्वीप में पर्वत की एक जो है वो चोटी ऊंची होती है। जैसे अगर आप दक्षिण अमेरिका चले जाओ तो वहां अकांकागुआ जाना पड़ेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अकांकागुआ कहाँ है, अकांकागुआ की ऊंचाई कितनी है। जैसे अकांकागुआ की ऊंचाई 6,961 मीटर है, वो एक अपना क्वेश्चन हो गया। जब आप अंटार्कटिका पे जाओगे, ठीक है, यानी दक्षिण दक्षिण ध्रुव में पहुंचोगे, तो वहां पर विंसन नाम की एक माउंटेन है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जब आप अफ्रीका जाओगे तो वहां किलिमंजारो है। जब आप जो है वो अगर कहा जाए नॉर्थ अमेरिका जाओगे तो वहां पर डेनियल नाम की जो है वो चोटी जो है वो मिलेगी आपको। इस तरह से यूरोप में जाओगे तो यूरोप में दो हैं, रशिया वाले यूरोप में जाओगे तो एल्ब्रूस, और अगर कहा जाए पूरा वेस्टर्न यूरोप जो है वो अगर कहा जाओगे तो वहां पर मॉन्ट ब्लांक। तो अब हो सकता है कि आपसे यही पूछ ले कि एल्ब्रूस नामक पर्वत चोटी कहाँ है और इसकी ऊंचाई क्या है, 3 नंबर में। अब आपको ये पता चले, ये ना मालूम हो कि साहब एल्ब्रूस जो है वो यूरोप में है, लेकिन यूरोप के रशिया में है, ठीक है, और ये रूस का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये अगर आपको नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कोई भी पर्वत, पठार, नदी, झील, हर महाद्वीप के अंदर दो तरह से प्रश्न बन सकते हैं। एक जो हाल फिलहाल में चर्चा में, हाल फिलहाल में मतलब अभी किसी घटना के कारण, जैसे कोई ग्लेशियर लगातार तेजी से पिघल रहा हो तो हाल फिलहाल में चर्चा में हो, वो प्रश्न पूछ सकता है। किसी ज्वालामुखी में रैप्चर हो गया हो तो उसके कारण वो चर्चा में हो, वो पूछ सकता है। अभी कोई चक्रवात आ गया हो यहाँ पर अगर कहा जाए तो वो हाल फिलहाल के कारण चर्चा में वो पूछ सकता है। और दूसरा स्टैटिक, जैसे स्टैटिक में मैंने अभी आपको पर्वत के बारे में तो बता ही दिया। पर्वत की तरह ही जो है अगर कहा जाए कि आप जब दुनिया में जाओगे तो हर क्वांटिनेंट के आपको कुछ नहीं करना, जो शुरू की 4 या 5 जो मतलब जो बड़ी नदी होती हैं, उन नदियों की आप जो है वो लिस्ट जो है वो तैयार कर, हर कॉन्टिनेंट पे। और इसमें कोई जो है अगर कहा जाए कि मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट पे जाओ, रिवर बाय लेंथ टाइप करो, यानी लंबाई के अनुसार नदियां। तो जैसे आप देखोगे कि जब आप करोगे तो सबसे पहले आपको अफ्रीका की नदी मिलेगी, नील। तो आपने नील के बारे में लिख लिया कि नील है, व्हाइट नाइल है, कहाँ से निकली, किन किन देशों से जाती है। अभी सपोज यही प्रश्न पूछ ले कि नील नदी पर स्थित 5 देशों के नाम लिखो, तो तुम्हारा दिमाग जो है ना वो इजिप्ट, इथोपिया, सूडान के आगे दौड़ नहीं लगाएगा। तब वहां दिमाग नहीं चलेगा कि यार तंजानिया भी आता है, युगांडा भी आता है, केनिया भी आता है, रवांडा भी आता है, ये भी आते हैं, तब वहां दिमाग नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने तो उस नजरिए से कभी पढ़ा ही नहीं। तो दुनिया के हर कॉन्टिनेंट के अंदर जो टॉप 3 टॉप 4 रिवर्स हैं, टॉप 3 टॉप 4, वो रिवर्स के आप लिस्ट बनाओ, प्लस किन कंट्रीज से जो है अगर कहा जाए होते हुए वो जो है वो बह रही हैं, उनको आप जो है वो देखो। यानी जब जा रही हैं तो वो किन किन देशों से जो है वो जैसे नॉर्थ अमेरिका जाओ। अब नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो सबसे चर्चित नदी है उसको अपन बोलते हैं मिसिसिपी रिवर। और मिसिसिपी रिवर की खासियत है कि वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर गिरती है, यानी उसका जो मुहावना है जहाँ गिर रही है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको। लेकिन आप में से शायद बहुत लोग, कम लोगों को मालूम होगा कि मिसिसिपी रिवर तो मैक्सिको में बह ही नहीं रही है टेक्निकली। वो मतलब अगर कहा जाए उसका जो बहाव है, वो सोचे कि पूरा मैक्सिको कवर करते हुए जो है वो आगे की ओर निकल रही है, तो नहीं। वो मेनली जो है वो अगर कहा जाए यूएस और कनाडा के अंदर जो है वो ज्यादा बहती। तो ऐसे अगर आप हर कॉन्टिनेंट की एक नदी को तैयार कर लो, जैसे भारत की भी आप टॉप 5 नदियां जो है वो, जैसे सिंधु है उसकी सहायक नदियां हैं,
ब्रह्मपुत्र है, ये आप याद कर लो। ये दूसरा कि वो नदियां जो इस समय समाचारों में है, तो समाचारों में कौन सी नदियां हो सकती हैं? इजराइल गाजा का इशू चल रहा है, उसके आसपास कोई नदी, झील, कोई जल संधि हो, वो याद रखना है। जैसे अभी गाजा में आ गया ना, प्री में क्वेश्चन आ गया मेडिटेरियन सी, क्यों आया? क्योंकि चर्चा में। जैसे आपसे अभी आ जाए कि वोल्गा नदी जो है, अगर कहा जाए कि लंबाई लिखिए, वो किस देश से होकर बहती, अब आपको पता होना चाहिए कि यार वोल्गा जो है वो रशिया की नदी है, कैस्पियन सागर में जो है वो अगर कहा जाए जाके गिरती है। अभी रूस और यूक्रेन के वॉर के समय भी चर्चा में रही, हालांकि वोल्गा यूक्रेन से नहीं बहती, लेकिन चर्चा में। तो उन नदियों को जो अभी इसके लिए क्या करना है, न्यूज़पेपर भी रीड करने की आदत डाल। अगर हम न्यूज़पेपर को रीड नहीं करेंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा। तो इससे ये हो गया। भूकंप ज्वालामुखी के स्टैटिक क्वेश्चन तो तैयार करना है, लेकिन हाल फिलहाल के जो है अगर कहा जाए जो है वो लिस्ट जो है वो तैयार करना है। फॉर एग्जांपल 2023 के अंदर जो साइक्लोन आए, एक लिस्ट बना लो। ठीक है कि भाई जो 2023 में अभी आपने देखा होगा कि जितने भी साइक्लोन अभी आए हैं भारत के अंदर, वो उनकी एक लिस्ट तैयार कर लो। तो हो सकता है कि आपके पास जो है वो एक कोई क्वेश्चन सीधे के सीधे या तो वो साइक्लोन का नाम ही पूछ लेता है, तो जो है वो अगर कहा जाए दिमाग, अब आपको मान के चलो उसने मोचा साइक्लोन ही लिख दिया, ठीक है, एक वर्ड प्रयोग कर लिया मोचा साइक्लोन, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि यार वो कौन से महीने में आया था और वो कहाँ से एंटर हुआ था। जैसे अभी आप सोचो कि कितनों को मालूम कि मोचा मई में आया, कितनों को मालूम है कि वो बे ऑफ बंगाल वाले एरिया को उसने कवर किया, यानी हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उस पर उसका असर ज्यादा पड़ा। तो ऐसे ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ये सब्जेक्ट में तो है स्टेटिक, लेकिन ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और करंट से ही जो है वो कनेक्ट होकर जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो साइक्लोन, ज्वालामुखी, सुनामी, भूकंप, इनके ऊपर आपको करंट से कनेक्ट करना है, प्लस कुछ चीजें जैसे सुनामी और भूकंप अब आपको भारत से जोड़ो आप। अब इंडियन ओशियन में 2004 का सुनामी अब तक का सबसे खतरनाक जो है अगर कहा जाए सुनामी जो है वो माना जाता है। अब आप ऐसे समझ लो, इस क्लास में ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये मालूम है कि जो है अगर कहा जाए इसको बॉक्सिंग डे सुनामी कहा जाता है? कितने को जो है अगर कहा जाए मालूम? अभी यही आ जाए बॉक्सिंग डे सुनामी किस वर्ष आई थी, अब दिमाग खराब हो गया साला, बॉक्सिंग डे क्या चीज होती है, कब आई थी यहाँ पर अगर कहा जाए? तो 2004 की जो सुनामी थी, क्या हमको मालूम है कि वो 26 दिसंबर को आई थी? ठीक है, जैसे आज 23 दिसंबर है, 3 दिन जो है अगर कहा जाए तो 26 दिसंबर को आई यहाँ पर। क्या हमको मालूम है? नहीं मालूम। तो टेक्निकली ये जो प्रॉब्लम है वो यहीं से जन्म लेती है कि हमने पढ़ा तो उसको क्या हमने किसी नजरिए से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो ये एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से इस पे ये जो बन सकता है। अब ज्योग्राफी के लिए आप सबसे सरल तरीका तो मैं आपको बताऊंगा, आप कोशिश करो कि एनसीईआरटी की बुकों को आप ज्यादा फॉलो करो। एनसीईआरटी की बुकों को जैसे लिखा है, भारत के भौगोलिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदी, इनकी एक लिस्ट तैयार कर लो। ठीक है, इनकी एक लिस्ट तैयार कर लो। कैसे कर लो? इसके लिए कुछ नहीं करो, जैसे भारत, ये यूनिट 2 को मैं यहीं दिखा देता हूँ आपको इंटरनेट के ऊपर। ये मैं चला गया एनसीईआरटी की बुक के ऊपर, देखिएगा, है ना। और मैं ज्योग्राफी में चला गया यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम ये एक काम करते, पहले तो आपको ये, अब ये आ गया भू आकृति और उनका विकास। ये लेक्चर आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। इनकी एक लिस्ट बना लो, हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है। जैसे अभी पिछली बार आया था हिमनदों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, तो ये प्रवाहित जल की स्थलाकृतियां, जैसे नदी, तो यहाँ पूरी नदी के द्वारा जितनी भी स्थलाकृतियां हैं वो सब लिखी हैं। जैसे आपको यहाँ पर हो सकता है कि आ जाए कि मोना डेनॉक जो है वो किसे कहा जाता है, अब दिमाग खराब हो जाएगा बच्चे का कि क्या पूछ लिया ये मेरे से। ठीक है, तो याद करो, एमपीपीएससी के पुराने पेपर देखो, खुद एहसास करोगे पेनी प्लेन आया है कि नहीं आया, आ चुका है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वी आकार की घाटी नदी बनाती है, आई आकार की घाटी नदी बनाती है, नदी विसर्ग जिसको मेयांडर कहा जाता है वो नदी बनाती है। ये नदियों की स्थलाकृतियों का, यानी गॉर्ज नदी बनाती है, कैनियन नदी बनाती है। यहाँ पर अगर कहा जाए ये जो है वो अगर कहा जाए ये नदियों की स्थलाकृतियां हैं जो यहाँ लिस्ट में दिख रही हैं। ऐसे ही जब आप नदियों से नीचे निकलोगे तो आपको नदियों के बाद की स्थलाकृतियां दूसरी मिलना, जैसे ये। अब ये आ गया भूमिगत जल की स्थलाकृतियां, तो ये दिख रहा है स्टेगलेटाइट, स्टेगलेमाइट, आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, डोलाइन आपको आ सकता है।
ठीक है, आपको पूल आ सकते हैं, सिंक होल आ सकता है, ये भी आ चुका है, लेपीज आ सकते हैं। इनकी लिस्ट आप एनसीईआरटी की बुक से तैयार कर सकते हो, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हो उन्होंने भी तैयार कराई होंगी। नीचे इसमें जैसे यहाँ अब आप ग्लेशियर आ गए, इसी साल आ गए ग्लेशियर के जो है अगर कहा जाए स्ट्रक्चर। तो ये ग्लेशियर्स में जैसे सर्क है, वो हमको पता होना चाहिए कि हाँ। ठीक है, आउटवॉश प्लेन है, हिमानी धोत, ये भी जो है अगर कहा जाए ग्लेशियर में जो है वो प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। या अगर कहा जाए और नीचे जाओगे तो ये जो है वो अगर कहा जाए कि ग्लेशियर में जैसे हिमोड है जिसको मोरेन कहते हैं, यू आकार की घाटी, अब वहां वी और आई आकार की घाटी नदी ने बना दी तो यहां पर ये होगी। ऐसे अगर आप एक लिस्ट तैयार करो, लिस्ट को केवल खाली तैयार मत करो, आप अपनी अप्रोच पर और इंटरनेट पर उपलब्ध डायग्रामों के आधार पर खुद के डायग्राम बनाओ। जैसे सिंपल से लॉजिक है, मैं इसको एक लाइन में और समझाता हूँ। पहले तो इसमें एक फाइल और खोल लूं मैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको मैं समझाने के लिए क्या करता हूँ, मैं बैक करता हूँ और मैं एनसीईआरटी की जगह जाता हूँ, डायग्राम नोट्स के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर, और ज्योग्राफी पे यहाँ पर है ना। अब यहाँ पर ये चला गया मैं ग्लेशियर के ऊपर। ये मेरे हाथ के बने डायग्राम है ना, मैंने कैसे बनाया। अब जैसे सपोज ग्लेशियर वाला क्वेश्चन आपको आया था, अब मैंने क्या करा, ग्लेशियर्स को पहले क्लासिफाई करा, कॉन्टिनेंटल, वैली ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स को। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, मन से कुछ ऐसे डायग्राम बनाया। जैसे सर्क है तो ये सर्क एक झील होती है, तो मैंने सर्क का एक डायग्राम बना लिया। यू आकार की घाटी, उसका एक डायग्राम बना लिया। हैंगिंग वैली का एक डायग्राम बना लिया। नोनाटक, वो बाहुबली पिक्चर देखी होगी, वो बर्फ के ऊपर एक पत्थर दिखता है, उसको खींचता और एक नाव बना के अपनी हीरोइन को ले जाता है, वो सब नोनाटक रॉक्स होती हैं। इनका एक डायग्राम बना लिया। इस तरह से आप डायग्राम खुद भी बना सकते हो। अब आप कहोगे हम कैसे बनाएं, सिंपल से लॉजिक है। जैसे ये नोनाटक लिखा, आपको क्या करना है, या इंटरनेट पर जाना है और यहाँ टाइप करना है नोनाटक और एंटर मार देना है। जैसे ही आप नोनाटक के बाद एंटर मारोगे, आपको कई सारे इमेजेस ऐसे दिख जाएंगे। यानी आपको दिख रहा है कि चारों ओर बर्फ है और ऊपर उभरा हुआ जो पत्थर वाला हिस्सा है, ये जो पत्थर वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को हम जो है वो नोनाटक कहते हैं। तो आपने एक नोनाटक का डायग्राम बना लिया। इस तरह से ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। जैसे आपके सिलेबस में उसने लिखा भारत की भू आकृतिक प्रदेश। अब आपको क्या करना है, ये एक 15-14 पेज की फाइल है, इसको आप अगर पढ़ लोगे ना, इससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं। मैंने हमेशा बताया, हो सकता है आपको इस साल करबी एंगलोंग का पठार आ जाए। ठीक है, अभी जैसे एमपीपीएससी में जो है अगर कहा जाए, अभी जो आया मैं वही दिखा देता हूँ। अब याद करो, क्या करेवा नहीं आया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हो सकता है कि वो पगांगसो लेक पूछ ले, हो सकता है कि वो सोमोरिरी जो है वो अगर कहा जाए लेक के बारे में पूछ ले, हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि हिमालय को कितने उपखंडों में विभाजित किया गया है, टिप्पणी लिखिए। तो आपको यहाँ पर ये 5 उपखंड दिख रहे हैं, ये टिप्पणी लिखना आना चाहिए यहाँ पर अगर कहा जाए। हो सकता है कि वो हिमालय में आपसे पूछ ले कि दक्षिण से उत्तर तक हिमालय पर्वत श्रेणी की अलग अलग श्रेणियों के ऊपर टिप्पणी लिखो। तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैं जो है वो शिवालिक रेंज से बढ़ूंगा, पीर पंजाल, जस्कर, लद्दाख होते हुए काराकोरम तक जाऊंगा। यहाँ पर हो सकता है ये पूछ ले, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पर कि सिंधु गंगा के मैदान से बढ़ते बढ़ते मैं कहाँ तक जाऊंगा, ये यहाँ से। हो सकता है कि शिवालिक का अर्थ पूछ ले, हो सकता है कि दून वैली से पूछ ले। हिमालयन क्षेत्र में जो घास के मैदान, खासकर जो हिमाचल के आसपास पाए जाते हैं, उनको बुग्याल ग्रासलैंड कहा जाता है, जो धीरे धीरे अब खत्म ही हो रहे हैं, वो आपसे पूछ ले। इसमें क्या मेहनत है, आप खुद भी पढ़ के छोटे छोटे आर्टिकल्स तैयार कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो खुद भी। जैसे अभी जो क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन तो ये आया था मेंस में, बराक जो है वो अगर कहा जाए नदी किन राज्यों से, तो ये लिखा बराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है, ये आंसर हो गया। था प्रश्न मेंस में कि बराक किस राज्य की मुख्य नदी है, ये आप दूर मत जाओ, मैं यही दिखा दूंगा अभी। और चलो दूर मत जाओ, भी हफ्ते भर पुराना ले लो, एमपीपीएससी ने क्या पूछा था कि मोलोसिस बेसिन, ये लिखा हुआ है। मिजोरम जिसे मोलोसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल और असंगठित। तो एक तो यहां से ये आप तैयार कर लो, तो इसमें आपको जो है वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्रश्न जो है वो अगर सीधे पूछ रहा है तो वो प्रश्न यहीं से पूछ रहा है। जैसे यहाँ अभी अपन ने देखा है कि हम ये एमपीपीएससी की वेबसाइट पर गए और हम यहाँ से हम ये प्रीवियस ईयर के ऊपर चले गए और इन क्वेश्चन पेपर में से हमने सपोज ये इसी साल का जो है वो अगर कहा जाए ज्योग्राफी का पेपर ले लिया, सॉरी गलत खुल गया, ये पेपर ले लिया। अब इस पेपर में हम चले गए, अगर आप ध्यान से देखोगे पूरा एनसीईआरटी से पूछा है उसने।
माउंट किलिंजरो किस महाद्वीप का? मैंने बोला हर महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। भूकंप का अधिकेंद्र क्या है? आप भूकंप वाला एनसीईआरटी का, टॉर्नेडो वाला एनसीईआरटी खोलो। बराक नदी भारत के किन दो राज्यों की प्रमुख नदी है? दिख रहा होगा आपको, आप खुद देखो। प्रश्न उसने ऐसा है, कॉपी पेस्ट करे ना। यह लिखा बराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है, तो उसने दो ही राज्य क्यों पूछे, वो चार क्यों नहीं पूछे? क्योंकि उसको वहां दो ही दिखे। तो उसने जो मॉडल आंसर की आपके लिए तैयार करी, उसमें उसने दो ही राज्य लिखे होंगे। तो ये एक बेसिक सी जो है वो बात यहां से निकल कर जो है वो आ गई। इस तरह से अगर हम ये सिलेबस के अंदर जाएं, तो ये पूरा जो सिलेबस है, इसको आप इस नजरिए से पढ़ें। दूसरा, डेमोग्राफी वाला जो टॉपिक है, उसको पढ़ने के लिए आप कुएं के मेंढक से थोड़ा बाहर निकले। डेमोग्राफी वाला, है ना, कुएं के मेंढक से बाहर निकलने का क्या मतलब है? हम केवल ये ना पूछ रहे कि मध्य प्रदेश में जो है वो ये तीन फलाने जिलों में अगर कहा जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या है। आप कंपेरेटिव स्टडी करें। कंपेरेटिव स्टडी कैसे? जैसे लिंगानुपात ही ले लो, जो अभी एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन आया, मैं उसी से बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम डेमोग्राफी पे गए। मैं मेरी फाइलों से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैं चला गया डेमोग्राफी के लिए इकोनॉमिक्स में। बस एक सेकंड रुकिएगा, मुझे देखना पड़ेगा। ये इकोनॉमिक्स में गया, इंडियन इकोनॉमी में गया, मैं डेमोग्राफी में गया, और डेमोग्राफी में मैं लिटरेसी पर गया। अब मैं अगर इस तरह से विस्तृत चीजें पढ़ूं तो मुझे हेल्प होगी। जैसे यहां पर सबसे पहले मैंने डेमोग्राफी में लिटरेसी की डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे पता चला कि ए पर्सन एज्ड 7 ईयर एंड अबव हु कैन बोथ रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इज, ठीक है, लैंग्वेज इज लिटरेट। यानी कोई भी बंदा जिसकी उम्र 7 साल या उससे ज्यादा है, जो लिख और पढ़ सकता है समझने के साथ, उसे साक्षर कहा जाएगा। ये साक्षरता की डेफिनेशन। फिर मैं थोड़ा नीचे आया, तो मैंने देखा कि यार भारत में साक्षरता की जो दर है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है। 1981 से 2011 तक अच्छी खासी तेजी से ग्रोथ हुई, यानी 36 से हम 72, यानी दुगनी रफ्तार हमने हासिल कर ली। कहाँ हम 81 में 36 पे थे, कहाँ हम 73 पर आ गए। ये हमको, हमने मध्य प्रदेश पे देखा, तो हम मध्य प्रदेश में भी देखे कि यार मध्य प्रदेश की रफ्तार इंडिया की रफ्तार से थोड़ी सी धीमी है। यहाँ 36 से 73 आ गए, यहाँ 35.6 से हम 69 तक पहुंचे, यानी थोड़ी धीमी कह सकते हो, बहुत ज्यादा धीमी जो है वो नहीं कह सकते, थोड़ी धीमी हमको जो है वो दिख रही। दूसरा, हमको ग्रामीण में भी दिख रहा। तो ये एक चार्ट हमने यहाँ दिमाग लगा लिया। अब हम ये पढ़ना नहीं चाहते, हम सीधे फिगर ही पढ़ना चाहते। हमने जब लिटरेसी पढ़ी, तो हमने कम से कम आजू बाजू के स्टेट को कंपेयर किया। तो जैसे अभी आपको ये प्रश्न आया था, देखो, केरला, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, यही प्रश्न आया था ना, कि एक ऑर्डर में जमाना था। तो आपको पता चला कि हाँ यार, हमको ये दिमाग में आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट ठीक ठाक स्थिति पर है। यानी जिन राज्यों में क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन वहां जैसे केरला, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, इनकी अच्छी लिटरेसी रेट। लक्षद्वीप, यहाँ पर हालांकि लक्षद्वीप में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। तो यहाँ ये एक बेसिक सी बात जो है वो निकल कर यहाँ पर आ गई। बॉटम में हमको दिख रहा है कि हाँ यार, बिहार, अरुणाचल, राजस्थान, झारखंड, इनकी स्थिति ठीक नहीं। ये अपन ने लिस्ट तैयार कर ली। हम अपने राज्यों के ऊपर गए, अपने पड़ोसी, यानी आप जब पढ़ोगे ना, तो आपके पास आर्टिकल्स अच्छे हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि आप वहां पर लिखोगे कैसे कंपेरेटिव करके। जैसे आप अगर मान के चलिए साक्षरता दर के ऊपर लिख रहे हो, ठीक है, सपोज मान के चलिए साक्षरता दर के ऊपर लिख रहे हो, तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे कि भाई मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 69.3। आप बताओगे कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में, जैसे राजस्थान, आप ध्यान से देखो, है ना, तो राजस्थान की साक्षरता दर हमसे कम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर हमसे कम है, लेकिन छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर हमसे ठीक है। यानी जनजातीय बहुल होने के बाद भी छत्तीसगढ़ हमसे अच्छी लिटरेसी रेट के ऊपर है। यहाँ अगर हम इस तरह से, तो आपको एक फायदा ये मिलता है कि जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो, तो आप अपने भौगोलिक आधार पर अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उससे भी एक तुलनात्मक अध्ययन करते हो। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि अगर हमारे पड़ोसी राज्यों में सबसे ज्यादा आर्थिक विकास, सबसे अच्छी स्थिति पर कौन है? दो राज्य हैं, फर्स्ट इज गुजरात और सेकंड इज महाराष्ट्र। अब आप ध्यान से देखो, हमारे पड़ोसी राज्यों में महाराष्ट्र की साक्षरता दर 82 है, और गुजरात की साक्षरता दर जो है वो 78 है। जबकि जो कमजोर स्थिति पर है, राजस्थान की साक्षरता दर 66 है, उत्तर प्रदेश की 67 है, और छत्तीसगढ़ की भी हमारे बराबर है। तो हमें अगर महाराष्ट्र और गुजरात की तरह आर्थिक विकास से जुड़ना है, यानी ये इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक में,
कि मध्य प्रदेश को अगर आर्थिक विकास तीव्र करना है तो महाराष्ट्र और गुजरात की तरह अपनी शिक्षा नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा, साक्षरता दर को बढ़ाना पड़ेगा, लिटरेसी रेट बढ़ेगी, लिटरेट होंगे लोग, ठीक है, ज्यादा बेहतर तरीके से उनकी सोच विकसित होगी, जिससे हम आर्थिक रूप से ना केवल संपन्न होंगे, हम पर कैपिटल इनकम बना पाएंगे, सेल्फ रिलायंस बना पाएंगे अपनी इकोनॉमी को, ये लिंक कर पाओगे। लेकिन ये आंकड़े नहीं होंगे तो अप्रोच ही डेवलप नहीं हो पाएगी कि कैसे लिंक करूंगा मैं, क्या मतलब लिंक करने के लिए मैं करूं क्या, क्या तरीके से मैं करूं, ये भी नहीं समझ पड़ेगा। तो यहां ये जो है वो अगर कहा जाए यहां इस तरह से, ना केवल यहां आप डिवीजन, अभी आप कहीं भी किसी भी गाइड को पढ़ोगे तो डिवीजन तो कोई भी नहीं पकड़ता, लेकिन आप अगर यहां देखोगे तो आपको यहां पर दिख रहा है कि यार मध्य प्रदेश में डिवीजन में भी हालत जो है वो कहाँ अच्छी कहाँ बुरी। अभी दिख रहा है कि यार जबलपुर डिवीजन की स्थिति ठीक है ना, जबलपुर के आसपास के जिलों का विकास ठीक ठाक हो सकता है। ऐसे अगर हम ये आर्टिकल्स को तैयार करें तो हमको हेल्प होती है एग्जाम में अप्रोच बेस्ड आंसर तक जाने पे। हम क्या याद करते हैं, लेकिन हम याद करते हैं जबलपुर, इंदौर, भोपाल, तीन याद कर लिए टॉप, और बॉटम की तीन याद कर लिए। लेकिन ये देखो तो कि भाई ये जो मैप दिख रहा है ये बता रहा है कि इन जगहों पर आज भी विकास से ये पीछे हैं। जैसे ये जो मैंने अभी कर्सर खोल रखा है, कोई होगा देखो, आप कभी बड़वानी चले जाओ, आप कभी खरगोन चले जाओ, आप कभी झाबुआ चले जाओ, आप अलीराजपुर जाओ, क्या आपके पास रेल रूट्स हैं? क्या आज कोई बच्चा भोपाल से खरगोन जा सकता है ट्रेन से? क्या कोई बच्चा खरगोन बड़वानी जा सकता है ट्रेन से? आज भी हम इन जो है जगहों को, जबकि इनसे हम इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी जो है अगर कहा जाए कि लाल मिर्च की मंडी है खरगोन में, यहाँ पर बेड़िया जो है अगर कहा जाए मंडी, और अच्छा खासा टूरिज्म कॉम्प्लेक्स डेवलप कर सकते हो नर्मदा के आसपास, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं है। तो यहां ये भी दिख रहा है कि यार ये वाला जो क्षेत्र है ये तो ऑलरेडी विकसित नहीं है। लिंक करना सीखोगे तो एग्जाम पकड़ में आए, नहीं तो एग्जाम वाला जो है वो उलझा के रख देगा, नहीं तो गड़बड़ी तो होगी होगी। अब आप समझ लो कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका जो है वो क्या जो है। तो ये सिलेबस में जैसे जो डेमोग्राफी है, इसको इस तरह से आप अगर करोगे तो आपको जो है वो समझ पड़ेगा। जैसे फूड प्रोसेसिंग, अब आपको मालूम है फूड प्रोसेसिंग के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, तो पहले तो आप अच्छे से ये तैयार करो कि भाई हमारे यहाँ कौन से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो है वो अप्रोच ज्यादा अच्छी है, किन के ऊपर हम ज्यादा काम कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी लॉजिक, इसको मैं एक सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप किस नजरिए देखें ना, तो यहाँ पर टाइप किया एमपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये मैं चला गया यहाँ, एक सेकेंड, ये सॉरी फिर से ले लेता हूँ मैं, एमपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर मैं चला गया। अब ये एमपी के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ऊपर मैंने सपोज मान के चलिए एमपी गवर्नमेंट की एक वेबसाइट को ली है। अब आपको पहले तो ये देखना है कि कौन से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, मतलब एक सिंपल सी लॉजिक है भाई, हर अभी जैसे कोदो कुटकी ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, बट प्रॉब्लम ये है कि क्या हम जो है वो कोदो कुटकी जैसे जो है वो अगर कहा जाए प्रोडक्ट से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बहुत डेवलप कर पाएंगे? नहीं। हमको चाहिए डेयरी प्रोडक्ट, हमको चाहिए टमाटो प्रोडक्ट। अगर हम टमाटर को बढ़ावा देंगे तो केचप इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग में काम आएगी। तो वो आपको जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे यहाँ ऐसे चलेगा, मैं एक छोटा सा उसमें एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको, जैसे सपोज ये एमपी गवर्नमेंट का आप वन डिस्ट्रिक्ट, एक सेकेंड इसमें खुल जाए बस ये जो, ये अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश शासन का एमपी ट्रेड पोर्टल का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जिले दिख रहे हैं। अब हमने कोई भी जिला ले लिया अपने मन से, एक रफ कोई एक जिला हमने चुनने की कोशिश करी कि भैया ये जिले को हम जो है वो देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है। जैसे सपोज मान के चलिए हमने इंदौर ही ले लिया। अब इंदौर में आपको लिख रहा है ये यहाँ पर सपोज मान के चलो लिखा है डुरमा व्हीट। ठीक है, अब ये फूड प्रोसेसिंग में बहुत रोल प्ले कर सकता है। कैसे? गेहूं फूड प्रोसेसिंग नहीं है। इस क्लास में कौन ऐसा बच्चा है जिसने कभी पास्ता नहीं खाया? आपको शायद ना मालूम हो, यही गेहूं है जो दुनिया भर में पास्ता के लिए इस्तेमाल होता है, और हमारे मालवा से पहचान है इसकी। आपको ज्यादा है तो आप इसको जो है उठाकर सर्च कर लो, ये आ गया। ठीक है, ड्योरम जो है वो गेहूं बनाम साबुत गेहूं में क्या अंतर है, ड्योरम गेहूं के क्या लाभ हैं, स्वाब यहाँ पर ये लिखा हुआ, पूरी दुनिया में मशहूर है मध्य प्रदेश का ड्योरम गेहूं। यहाँ पर पास्ता बनाने के लिए मध्य प्रदेश का किसी जो है अगर कहा जाए, आप कोई वेबसाइट उठा लो यार,
क्या हम फूड प्रोसेसिंग में इसको जो है वो डेवलप नहीं कर सकते? तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि 52 जिले रटना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, जो है वो अगर कहा जाए ड्यूरम गेहूं बनाम साबुत गेहूं बनाम नियमित पास्ता कौन सा बेहतर, ड्यूरम गेहूं पास्ता, यहाँ पर अगर कहा जाए इसी को मैं सर्च करूं तो आपको बहुत सारी ऐसी स्टोरी मिलेंगी कि हाँ, इसका इस्तेमाल पास्ता को बनाने में जो है वो अगर कहा जाए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसको हम अच्छा खासा डेवलप कर सकते हैं। ऐसे ही और जो किसी और जिले को भी आप लोगे, कोई भी जिला, जैसे सपोज आप बड़वानी गए तो जिंजर गार्लिक, क्या आपके किसी के फ्रिज में जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है? अरे आज तो हम इतने आलसी हो गए हैं कि हम जो है वो लहसुन प्याज को छीलना पसंद नहीं करते, आज सीधे जो है वो अगर कहा जाए पेस्ट लाए और डाल दिया। पर सही भी है, क्योंकि जब लहसुन बिकता है बड़वानी खरगोन की मंडियों में, मंदसौर रतलाम नीमच की बेल्ट में, तो वो 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो में किसान की आंखों से आंसू टपक जाते हैं, क्योंकि उसको वो रोड पर फेंक के चला जाता है, कीमत नहीं मिलती। अगर हम उसको फूड प्रोसेसिंग से जोड़ दें जिंजर गार्लिक को, ठीक है, तो क्या नहीं हो सकता। आज आप सोचो, आज ही के दिन, दिसंबर का ये महीना है, आप बाजार जाओ, 20 रुपए किलो मटर चल रही, 20 रुपए किलो। सफल की मटर आज भी 100 रुपए किलो है, मदर डेयरी की, अमूल का प्रोडक्ट है। अगर हम अपने किसान को मटर के फूड प्रोसेसिंग से जोड़ दें, हम मध्य प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज सिस्टम को बेहतर कर दें, तो क्या हमारा किसान जो है वो ये जो 10 रुपए 12 रुपए किलो मटर बेच रहा है, जो रोड पर फेंक फेंक के जा रहा है, जो जानवर पशु मवेशी खा रहे हैं, उससे हम उसको नहीं बचा पाएंगे? उसकी आर्थिक, कैसे हम उसकी आय डेवलप करेंगे? चूंकि डबल करेंगे, सॉरी, चूंकि आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, इन विषयों को सोचने के लिए आपको अधिकारी बनाया जा रहा है, इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि जो है वो आप सिस्टम में जाओगे और आनंद उठाओगे। तो पेपर में लिखते समय जो अच्छा चेक करने वाला होता है वो नजरिया भी देखेगा कि यार तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा नजरिया क्या है। आपने उसको 4 गाय तो दे दी, लेकिन आप उसको डेयरी प्रोडक्ट बनाना नहीं सिखा पाए कि भाई इससे आप चीज बना सकते हो। आज लगातार आपने देखा होगा, चीज एक ऐसी चीज हो गई कि हर आदमी यूज करने लगा। अगर गांव के किसान, अभी हमारा किसान केवल दूध दही और घी के ऊपर नहीं निकल पा रहा बेचारा, उससे कहो पनीर बना लो, अरे यार हमसे ना बने। चीज, अरे भैया चीज बीज क्या होता है, हम कैसे बनाएंगे? सिखा दिया फूड प्रोसेसिंग तो जीत जाएगा। तो ये जो 52 जिले रट रहे हो ना, रटना नहीं है इनको, इनको अप्रोच से जोड़ना है, तब जाके ये जो सिलेबस है ये पकड़ में आएगा, फूड प्रोसेसिंग वाला। और उससे हम आर्थिक रूप से अपने राज्य को सशक्त करेंगे। आप जो है वो अगर कहा जाए, जो मैंने कहा ना कि अभी मैंने नाम बताएगा सफल की मटर, इससे अच्छा मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं लगता कि जो 10 जो है अगर कहा जाए 20 रुपए जो है अगर कहा जाए रुपए किलो वाली जो है मटर, वो फ्रोजॉन करके 100 रुपए किलो में बेच रहा है अमूल। फ्रोजॉन करके 100 रुपए किलो के अंदर जो है वो बेच रहा है, आप सोचिए। वो अगर हम अपने किसान को सिखा पाए, हम अपने मध्य प्रदेश के अंदर देखो, ये हमने टाइप किया, ये तो ये जो है वो अमेजॉन सफर फ्रोजॉन हरा मटर 200 ग्राम का पैक, ठीक है। ये 200 ग्राम का जो है वो अभी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन कीमत वीमत शायद कहीं लिखी होगी। अब कहीं कीमत देख लोगे तो मिल जाएगी शायद, यहाँ भी लिखी हो। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है? यहाँ आपको दिख रहा है कि यार, ये जो किसान को अगर हम इसको सिखा पाए फूड प्रोसेस करना, हम हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज बेहतर कर पाए, तो हमारा किसान आर्थिक स्थिति से सक्षम हो जाएगा। ये जो है वो अगर कहा जाए पढ़ाई में ऐसे आर्टिकल्स के ऊपर काम है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक ऑलमोस्ट इस क्लास में सबको मालूम है। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड के बेसिक जो फीचर्स हैं वो अगर आपने तैयार कर लिया, ठीक है, बेसिक फीचर्स मतलब वहाँ के चैलेंजेस क्या हैं, वहाँ अब जो है वो किस तरह की, जैसे बुंदेलखंड, अब आपको मालूम है पानी की बहुत कमी है, रेनशेडो रीजन है। तो बुंदेलखंड में आप कृषि आधारित उद्योग को बड़ा स्थापित नहीं कर सकते। किन उद्योगों को स्थापित कर सकते हो, उसके ऊपर अपन आर्टिकल्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। 3 तो आपदा जनजातियां हमारे यहाँ, ठीक है, यहाँ पर अगर हम उनके बारे में, उनकी कला संस्कृति के बुनियादी विषयों के बारे में ना पढ़ पाए तो बड़ा दुखद है ये, बड़ा दुखद है। यहाँ पर अगर कहा जाए, इसको भी आप जो है वो आसानी से तैयार कर सकते हैं। यानी कोई ऐसा जो है वो टॉपिक नहीं है। जैसे पेयजल लिखा है, आपूर्ति जल अशुद्धि गुणवत्ता, एनसीईआरटी में बकायदा जो है वो अगर कहा जाए पूरा आर्टिकल है वाटर मैनेजमेंट का। वाटर मैनेजमेंट का, जल प्रबंधन करना, जल का देखो प्रबंधन का देखो, क्या ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि हम पानी को बर्बाद नहीं करना चाहते। मैनेजमेंट से ही बर्बाद नहीं होगा ना।
प्रबंधन का मतलब है कि सबसे बेहतर उपयोग कैसे किया जाए। ठीक है, सबसे कम से कम में, जैसे एक सिंपल सी जल प्रबंधन का एक सिंपल सा पहले गांव में किसान क्या करता था, कुएं से, ट्यूबवेल से, हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है ट्यूबवेल और कुओं से। कुएं और ट्यूबवेल से पानी निकालता था, पंप सेट के माध्यम से पूरे खेत में फ्लो करता था। इससे क्या होता था कि एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती थी कि पानी एक तो पूरे खेत में बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होके अब जो है वो सूर्य की किरणों के साथ भाप बन के उड़ जाता था, और धीरे धीरे ग्राउंड वाटर जो है अगर कहा जाए जो है अगर कहा जाए बढ़ना शुरू हो जाती। जमीन ऊंची नीची होती थी तो लीचिंग की प्रॉब्लम होती थी या जल भराव के थे। अब हमने जल प्रबंधन किया, हमने जो है स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल किया, वो देखे होंगे ना ऐसे स्प्रिंकल। हमने ड्रिप इरिगेशन, एक एक बूंद टपका जो है अगर कहा जाए जो है वो का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जब इनको जो है अगर कहा जाए कि करा, तो उससे जो है अगर कहा जाए कि हमको ये मतलब समझ पड़ा कि हम पानी को बचाएंगे कैसे। जैसे एक वर्ड आता है मल्चिंग, आपने पता नहीं कितने लोगों ने जो है वो मल्चिंग के बारे में सुना है। मल्चिंग एक ऐसी प्रक्रिया है कि जैसे मान के चलिए खेत में पानी बह रहा है, अब हमको मालूम है सूर्य की किरणें पड़ेंगी और पानी जो है वो उसका वेपराइजेशन होगा, मतलब वो वाष्प बनकर उड़ेगा, खराब होगा। हमने क्या किया, अपने खेत में ही जो गंदगी जो है अगर कहा जाए कूड़ा करकट था उसको मिट्टी के ऊपर ढांक दिया। मिट्टी पे ढांकने से उसकी नमी नीचे क्या रही, बनी रही। और नमी नीचे बनी रही तो वो जो है अगर कहा जाए ना केवल फसल के लिए काम आया, और बार बार सिंचाई की समस्या भी खत्म हो गई। इसको बोलते हैं मल्च। अब अगर आपको जल प्रबंधन में मल्च पता है, आपको पता है ड्रिप इरिगेशन, आपको पता है स्प्रिंकल इरिगेशन, आपको प्रधानमंत्री जी का ठीक है जो है वो पर ड्रॉप मोर क्रॉप का आइडिया पता है, तो यही तो जल प्रबंधन है। और क्या है, इसको क्या कहोगे, जल प्रबंधन। लेकिन अगर आप कुएं के मेंढक बन गए, कई बार ये बच्चे, कई बच्चे ऐसे कहते हैं ना, अरे हमको कुएं का मेंढक कह रहे हैं, इसको जो है वो अगर कहा जाए नेगेटिव कमेंट कर देते हैं ठीक है भाई, लेकिन अप्रोच तो डेवलप करना पड़ेगी ना यार दोस्त। अगर हम कुएं के मेंढक से बाहर नहीं निकले, जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है, कितने लोगों को मल्चिंग पता है, मैं दिखा भी देता हूँ मल्च क्या होता है ना, ये मल्च, ये ऑलमोस्ट बेसिक ये मल्च है। एक सेकेंड, यहाँ पर ये मैच चला गया, ये मल्च, ये पूरे जो है अगर कहा जाए मल्च की फोटो है। मिट्टी के ऊपर जो है बेसिक खेत का कूड़ा करकट डाल देना, जिससे कि पानी की नमी जो अगर कहा जाए बनी रहे। मल्चिंग इतना बढ़िया कारगर वाटर मैनेजमेंट का तरीका है कि आप जो है वो क्या है, पलवार या मल्च खेती में इसका महत्व। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी जगह आपको जो है वो ये जानकारी मिल जाएगी। ये जल प्रबंधन, हो सकता है कि आपको यही प्रश्न आ जाए कि मल्चिंग क्या होती है, कैसे किया जाए खेतों में जो है अगर कहा जाए, कैसे मल्चिंग का क्या जो है अगर कहा जाए। तो मल्च एक पतली प्लास्टिक की फिल्म होती है, इसका प्रयोग खेती खरपतवार फसलों को होने वाली पानी की बर्बादी और इससे जो है वो रोकने के लिए भी हम करते हैं, और भी कई चीजें। ऐसे अगर हम कर लें तो हमें ये क्वेश्चन जो है वो कभी गलत नहीं होंगे। फिर जो है अगर कहा जाए आ गया सुदूर संवेदन वाला। अब सुदूर संवेदन के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो आप रट लो, आप एनसीईआरटी के पर जाओ, देखो ध्यान से सब लोग 11th क्लास पे जाओ, ज्योग्राफी पे जाओ, खुद डाउनलोड कर सकते हो। एक चैप्टर है रिमोट सेंसिंग का परिचय, आप इसको पूरा रट लेना, इसी से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। सुदूर संवेदन का परिचय पूरा रट लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप देख लेना, यही प्रश्न आते हैं हर साल। एक तो ये आप रट ही लो, मतलब इसमें जो है अगर कहा जाए दिमाग के अंदर जगह बना लो कि मुझे ये याद करना ही है, रिमोट सेंसिंग वाला। ये पहला अगर कहा जाए, प्लस अगर जो है वो एक तो ये हो गया यहाँ। आपको कम से कम जो है अगर कहा जाए जो है ये पता होना चाहिए कि इसरो जो है रिमोट सेंसिंग के ऊपर कौन से सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, कौन सा जो है अगर कहा जाए उसने जो है वो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, कब किए, 2022-23 में जो है अगर कहा जाए कि सैटेलाइट से, तो वो सैटेलाइट्स की जानकारी जो है अगर कहा जाए मतलब आपको जानकारी होना चाहिए। तो इसमें भी कुछ सैटेलाइट्स हैं, आप नीचे जाओगे तो इसी के अंदर आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ आप ये देखो, ये सब आ सकते हैं, है ना। अभी सन सिंक्रिनस आपको आया था क्वेश्चन, सूर्य तुल्यकारी। अब मैं तो अभी यहाँ पर इतना तो समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम ऐसे ही बहुत ज्यादा हो जाता है इन चीजों में, बट मैं समय समय पर आपको गाइड कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है। हो सकता है कि इस साल अभी जो 11 तारीख को अभी जो एमपीपीएससी का मेंस का पेपर होना है, एक 10-15 दिन के बाद, उसमें जो है वो विस्क ब्रूम जो है वो आ जाए, पुश ब्रूम आ जाए, आप देख लेना, इसी से क्वेश्चन आ जाएगा, मैं तो आपको कह रहा हूँ। ये डायग्राम आपने यहाँ से बना लिए, इनको एक बार रफली रीड कर लिया,
आप जिन टीचरों से पढ़ रहे हो वो आपको गाइड कर सकते हैं। यहाँ आपको 2004 की सुनामी का एक जो है वो अगर कहा जाए फोटो दिख रहा है, ठीक है। तो ये दिख रहा है जून 2004, सुनामी से पहले। और दिसंबर, मैंने जैसे बताया था कि दिसंबर में, तो सुनामी आने के बाद, यानी रिमोट सेंसिंग से हम सुनामी, अर्थक्वेक आदि की स्टडी कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन हमको ऐसे ही समझ पड़ गया। यहाँ आपको कुछ सैटेलाइट्स हैं, जैसे आपको यही पूछ लेगा कि लैंडसेट सैटेलाइट किस देश का है, ठीक है। यहाँ पर यह आपसे पूछ लेगा कि स्पॉट HRV सैटेलाइट किस देश का है, ठीक है। ये मतलब अगर कहा जाए यही जो है वो पूछ लेगा, तो क्या जो है वो अगर करोगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टेक्निकली हमको दो तरीके से इस वाली यूनिट को तैयार करना है, यानी ये जो रिमोट सेंसिंग, एक तो ये एनसीईआरटी की बुक पूरा रिमोट सेंसिंग का GIS GPS के ऊपर जो है वो अगर कहा जाए डल। दूसरा कि इनसे जुड़े वर्तमान में जैसे जीपीएस। अब आपको मालूम है कि जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो अमेरिका की देन, लेकिन आज अमेरिका के जो है वो वर्चस्व को धीरे धीरे जो है वो अगर कहा जाए पूरी दुनिया खत्म कर रही है। और जीपीएस की तरह कई और कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस अपने खुद के पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो डेवलप कर रही है, खुद के। कैसे इसको पता करें? आप अपना कोई भी जो भी आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जीपीएस से मिलते जुलते भी जो है वो अगर कहा जाए जो है वो प्रोग्राम्स हैं। जैसे भारत में IRNSS है, ये हमारा स्वदेशी जीपीएस है, हालांकि ये आपके लिए अभी यूज में नहीं है। जैसे कोई पूछेगा कि क्या भाई स्वदेशी जीपीएस जो है वो हमारे मतलब हम और आपको जो है वो अगर कहा जाए के लिए उपयोग में आ रहा, नहीं। लेकिन हैं, जैसे जापान ने क्वाजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि केवल जीपीएस से काम नहीं चल रहा। आज रूस जो है वो अपना ग्लोनास यूज, यानी यहाँ अगर हम इनको आज के सिनेरियो से भी जोड़कर पढ़ें, जैसे हमको सॉरी, हमको दिख रहा है यहाँ पर, सपोज मान के चलिए रशिया के पास जो है वो ग्लोनास है, ये जीपीएस टेक्नोलॉजी है रशिया की। अमेरिका के ऊपर जो है वो अगर कहा जाए उसकी निर्भरता जो है वो अगर कहा जाए खत्म हो गई। अगर हम जापान चले जाएं, तो जापान के पास जो है वो क्वाजी जेनिथ है, ठीक है, जिसको QZSS कहा जाता है। ये जापान आपके मोबाइल में होगा, आप देखोगे मोबाइल के स्पेसिफिकेशन में मिल जाएगा। आप जापान छोड़िए, आप चाइना चले जाइए, चीन के पास जो है वो अगर कहा जाए वायदू है, ठीक है, ये चीन का जो है वो अगर कहा जाए। यूरोप के जो देश हैं उनमें जाओगे तो वहां उनका खुद का है गैलीलियो, यूरोप में आप चले जाओ उनका गैलीलियो। हमारा जो है वो है IRNSS। तो आज आपको क्या समझ पड़ा कि इस जीपीएस को टक्कर देने के लिए एक, यानी जायदू, क्वाजी जेनिथ 2, रशिया का ग्लोनास 3, गैलीलियो 4 और भारत का IRNS 5। अगर एक आर्टिकल आ जाए कि भाई सैटेलाइट नेविगेशन में वर्तमान में उपयोग में आने वाली तकनीकों के ऊपर टिप्पणी लिखो, सैटेलाइट नेविगेशन में इस्तेमाल आने वाली, तो हमारा दिमाग अगर जीपीएस के आसपास ही घूमता रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हमें ये अगर ये पता है कि हाँ जीपीएस के वर्चस्व को तोड़ने के लिए सैटेलाइट नेविगेशन के अंदर अभी ग्लोनास, बायडू, क्वाजी जेनिथ, IRNSS जो है वो जैसी तकनीकें काम कर रही हैं, तो आपको फायदा मिलेगा उसको। भारत में एग्जैक्टली इसको नाविक भी कहा जाता है। मतलब कभी आप IRNSS को जो पढ़ेंगे तो इसका एक वर्ड आता है नाविक, है ना, इसको नाविक नाम से भी जो जाना जाता है। आप और मेरे लिए अभी प्रयोग में नहीं है, लेकिन उपयोग में तो आ रहा है। तो ऐसे अगर हम चीजों को सीखें पढ़ना, या इस तरह से हम जो है वो इसको बना लें, तो हमको काफी जो है वो फायदा जो है वो मिलेगा। और एग्जाम में क्वेश्चन भी हमारे जो है वो कभी गलत नहीं होंगे, और अच्छा एक आइडियल आंसर जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो लिख सकते हैं। जैसे रिमोट सेंसिंग है, अब आपको मालूम है रिमोट सेंसिंग दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये सन है और ये पृथ्वी है, यहाँ पर अगर कहा जाए, और ये सेटेलाइट है थोड़ी देर के लिए ना, ये मान लिया। अब सेटेलाइट ने सिग्नल छोड़ा और सेटेलाइट ने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रिलीज किया, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये किस समय छोड़ेगा और किस समय रिलीज करेगा? तुम किस समय फोन किसी को कर सकते हो? कहोगे साहब मैं 24 घंटे सातों दिन कर सकता हूँ। एक्टिव रिमोट सेंसिंग का एक तो फायदा यही है ना कि सैटेलाइट के माध्यम से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय विकिरणों को जो है वो प्रक्षेपित किया जा रहा है, या ठीक है जो है वो अगर कहा जाए ट्रांसपोर्टर से रिसीव किया जा रहा है। तो हम 24 घंटे सातों दिन जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर पेसिव रिमोट सेंसिंग है, ठीक है, सुदूर संवेदन में पेसिव है, तो हमने सन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया इसके लिए।
अब सन हमारे पास कब तक है? अभी रात को 10 बजे मान के चलो, आपको ऐसा कोई आपके मोबाइल में टेक्नोलॉजी हो कि भाई आप तभी फोन कर पाओगे जब सन की रोशनी रहेगी। जैसे सोलर पैनल है, जैसे वैसे समझ लो सोलर पैनल एक पैसिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर मशीन की तरह काम करता है। अब मान के चलिए रात हो गई, तो चूंकि सोलर रेडिएशंस आपको नहीं मिल रही, सूर्य की किरणें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तो हम इसको 24/7 यूज नहीं कर सकते। यानी आज अगर आपको आ जाए कि रिमोट सेंसिंग का क्या अर्थ होता है, और आपने लिखा कि भाई किसी ऑब्जेक्ट के फिजिकल कांटेक्ट में आए बिना उसकी फोटो और मैपिंग लेना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। ठीक है, यानी उसका चित्रण करना, मापन करना आदि रिमोट सेंसिंग कहलाता है। और उसके बाद आपने रिमोट सेंसिंग के दो पैटर्न बना दिए, एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग, एक पैसिव रिमोट सेंसिंग। दो अप्रोच पे बना है। और उसमें आपने कुछ मन से दिमाग लगाया, किताब के अलावा भी सोचा कि यार क्या क्या हो सकता है। तो आपको पहला तो समझ पड़ रहा है कि यार एक्टिव के अंदर जो है वो अगर कहा जाए 24 घंटे, पैसिव में 24 घंटे की जरूरत नहीं। नुकसान, पैसिव रिमोट सेंसिंग में चूंकि हम सन की रेडिएशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास डिवाइस और कंपोनेंट की जरूरत कम पड़ेगी। एक्टिव में हम पूरा काम सैटेलाइट से ही करा रहे हैं, इसीलिए हमारे पास डिवाइस और कंपोनेंट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग की कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई, पैसिव रिमोट सेंसिंग की कॉस्ट कम हो गई। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आप खुद एग्जाम हॉल में अगर ना बने तो मन से अप्रोच बेस्ड जाके जो है वो लिख सकते हो। तो ये जो है वो आज मैंने आपको एक पहला लेक्चर पेपर 1 का समझाने की कोशिश करी कि भाई आप किसी विषय के ऊपर जब पढ़ो, सिलेबस ही आपका राजा है। सिलेबस में जो विषय लिखे हुए हैं उनको, जैसे लिखा ना वैकल्पिक संचार, अब वैकल्पिक संचार का क्या मतलब, मान के चलो आप जहां बैठे हो वहां भूकंप आ गया थोड़ी देर के लिए। अब भूकंप में आपको सूचना कैसे मिलेगी? वैकल्पिक संचार। अभी एक एग्जांपल से वैकल्पिक संचार समझाता हूँ। एक फिल्म देखिएगा, द बर्निंग ट्रेन, बहुत 80s की फिल्म है, और हमारे यहीं जो है वो अगर रतलाम स्टेशन का उसमें जो है वो शूट भी है। फिल्म में वैकल्पिक संचार मुझे ज्यादा अच्छा समझ पड़ा। फिल्म में क्या होता है कि ट्रेन के अंदर आग लग जाती है। अब ट्रेन के अंदर लोग जो बैठे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करने की समस्या थी कि हम कैसे देखें, पता करें कि ट्रेन की हालत क्या है, अंदर ड्राइवर रोक पा रहे हैं नहीं रोक पा रहे हैं, आग कितनी है ये। तो हीरो विनोद खन्ना एक आइडिया क्रिएट करता है, कहता है कि ट्रेन में किसी ना किसी व्यक्ति के पास ट्रांजिस्टर होगा, यानी रेडियो। अगर हम रेडियो के ऊपर मैसेज करें तो हम ट्रेन के यात्रियों से बात कर सकते हैं। तो वो एक मैसेज करते हैं कि भाई फलानी सुपर एक्सप्रेस के यात्रियों, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो अगले स्टेशन पे एक लाल कपड़ा फेंके। तो उसमें एक महिला अपनी, जो कोई लाल कपड़ा नहीं देती, महिला जो रहती है अपनी साड़ी जो है वो फेंक देती, तो उनको पता चलता है कि हाँ यार इनको हमारी आवाज आ रही है। ये वैकल्पिक संचार का जो है अगर कहा जाए सबसे अच्छा एग्जाम्पल। अब आपके दिमाग में एक रफ आइडिया क्रिएट हो गया क्या होता है वैकल्पिक संचार। यहां पर अगर कहा जाए यानी विकल्प, जैसे ये नहीं तो वो। तो आज आपको पता है कि सरकार क्या करेगी कि कल को अगर अर्थक्वेक, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, कोरोना कोई घटना घटेगी तो आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज फ्लैश होगा। ये एक वैकल्पिक संचार के रूप में आएगा। आपके मोबाइल पे एक वार्निंग साइन आएगा, ये वैकल्पिक संचार। आप रेडियो सिग्नल्स को जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, डीटीएच या ऐसी सर्विसेज जिनको आदमी सीधे सेटेलाइट से एक्सेस कर रहा है, जिसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलप जरूरत नहीं है, उनके माध्यम से आपको जो है अगर कहा जाए सूचना जो है वो उपलब्ध करा दी जाएगी कि हाँ भैया सीधे डीटीएच के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। यही कहलाते हैं वैकल्पिक संचार। और वैकल्पिक संचार किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं। वैकल्पिक संचार से हम किसी व्यक्ति का जीवन जो है वो आसानी से बचा सकते हैं। जैसे मुझे आज भी याद है कि वो टाइटैनिक मूवी में मुझे एक वैकल्पिक संचार का सीन याद आता है कि हीरोइन, जब हीरो मर जाता है और हीरोइन को ढूंढते हुए एक जो नाव होती है जब जाने लगती है, तो वो उसको बाय बेड लक एक मरे हुए व्यक्ति के ऊपर, ये वैकल्पिक संचार है, मरे हुए व्यक्ति के ऊपर एक बिसिल मिल जाती है, वो बहुत तेजी से सीटी बजाना शुरू करती है, एकदम तेज सीटी बजाती है। जब वो बहुत तेजी से बार बार सीटी बजाती है तो वो जो दूर नाव जा रही होती है उसको वो चीज सुना जाती है और वो उसको आके ले जाते हैं और वो बच जाती है। तो जीवन रक्षा में ये भी वैकल्पिक संचार है कि हम साउंड के माध्यम से, लाइट के माध्यम से भी अपनी बात किसी तक पहुंचाते हैं। ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये समाज से मिलेगा। और आपको अधिकारी बनाना, इसीलिए बनाने की कोशिश कर रही है सरकार कि आप समाज को ये सब चीजें सिखा पाए, समाज तक जा पाए। जिस दिन ये पहुंच गए आप जीत जाओगे। तो ये, इसीलिए मैंने कहा कि एक दिन में 6 पेपर में नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं अधजल घगरी पे काम करूं। आप इसको देखिए, आज जो हमने डिस्कशन किया काफी हेल्पफुल होगा आपको।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको आनंद ही आएगा। 6 वीडियो बनाए थे मैंने इसके पहले, 10 साल के जो है वो अगर कहा जाए ओल्ड पेपर के। आप देखिए, उन 6 वीडियो के बाद इस साल के 17 तारीख का एमपीपीएससी का पेपर लगा लीजिए। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप, ठीक है, मैं बड़ी बात तो नहीं कह रहा, लेकिन आपको क्वालिफाइंग तक ले जा सकते हैं। आखिरी वीडियो मैंने 15 तारीख को डाला था, लेकिन बहुत कम बच्चों ने देखा। मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि मैंने कहा इतने से बच्चों ने देखा, उसी में से पूरे क्वेश्चन है आईटी के। तो ऐसे आप अगर ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। 2-3 दिन में मैं इसका जो है वो अगला एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं पेपर 2 पेपर 3 एक साथ लूंगा। फिर एक वीडियो में हम पेपर 4, 5, 6 एक साथ कर लेंगे। इस तरह से आपको एक अप्रोच मिल जाएगी, एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे तैयारी करना है, किस विषय में दिशा में तैयारी के साथ जो है वो चलना है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। ईश्वर करे की सफलता मिले। तैयारी ऐसी करिए कि प्री और मेंस दोनों एक साथ टारगेट हो। प्री नाम की कोई चीज नहीं होती, मेंस को ही फोकस करिए, डिस्क्रिप्टिव नेचर पे पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है। और अपने आसपास चल रही घटनाओं को करंट से जो है वो जोड़कर पढ़ने की कोशिश करिए या सीखिए। आपको आराम से अपने जीवन में बेहतर मुकाम जो है वो हासिल हो जाएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। धन्यवाद।